नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि हमारे साथ इस एपिसोड में जो शख्स मौजूद हैं, उनके नाम पर ये अनूठा रिकॉर्ड है कि वो जितनी बार भी चुनाव जीते हैं, उतनी ही बार उनको कैबिनेट में जगह मिली है, कैबिनेट मंत्री भी वो बने हैं। और ये बात कहते ही आपके ज़हन में वो नाम भी आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज टू द पॉइंट में हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह हैं और इन्हीं के नाम ये अनूठा रिकॉर्ड है कि जब भी जीते हैं विधानसभा का चुनाव तो हरियाणा की कैबिनेट में भी ये शामिल हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी ये बनाए गए हैं। सबसे युवा मंत्री का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है और अब नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में लगातार कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, गुरुग्राम को लेके क्या कुछ रोड मैप है, प्लानिंग है और तमाम सवालों के जवाब और सबसे ज्यादा अहम गुरुग्राम की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राव नरबीर की जो ये जंग है क्या कभी खत्म हो पाएगी, तमाम सवालों के जवाब आज टू द पॉइंट लेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जी हैं। राव नरबीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जी। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये पूरा का पूरा राजनीतिक सफर है जब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि सबसे यंग विधायक बने, उसके बाद कैबिनेट में मौका भी आपको दिया गया, कैबिनेट मंत्री भी आप बने। कैसे शुरुआत हुई, कैसा सफर रहा? देखो, मेरा राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ और ईमानदारी से कहूँ तो मेरी राजनीति में आने की इतनी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब मैं छोटा था 20-21 साल का तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। इसलिए लोगों ने ये जोर दिया कि भाई चुनाव लड़। माहौल भी, और चुनाव के माहौल से कोई 3-4 महीना पहले उनकी डेथ हुई थी तो लोगों ने कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा कानूनन रूप से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। 25 साल की उम्र चाहिए कानूनन तौर पे जब आदमी चुनाव लड़ सकता है। फिर लोगों ने कहा अपनी माँ को चुनाव लड़ा लो। तो मैंने कहा हमारी माँ पारिवारिक औरत है और वो चुनाव राजनीतिक नहीं जानती और ना हम लड़ाना चाहते। तो हमारे एक चाचा थे बीच के जिन्होंने शादी नहीं की थी, विजयवीर सिंह जी, हमने उनको तैयार किया। वो शराब बहुत पीते थे, शादी भी नहीं की थी, इसीलिए तो हमने उनके हाथ पांव जोड़े कि मैंने कहा चाचा नहीं, राजनीतिक परिवार है, खानदान खत्म हो जाएगा, राजनीति एक बार चली जाएगी तो आएगी नहीं। और लोगों का भी बहुत दबाव था। तो चाचा ने फिर परिवार की बात मानी, लोगों की बात मानी। चाचा ने कहा ठीक है भाई, सब लोग कह रहे हैं तो लड़ा। तो वो सोना से फिर वो चुनाव लड़े और लोगों ने उनको एमएलए बना दिया। फिर जब 87 का चुनाव आए तो मेरी उम्र 26 साल की होगी, फिर लोगों ने मुझे बना दिया चुनाव। तो फिर ऐसे ही मैं हारता रहा, जीतता रहा, हारता रहा, जीतता रहा, ऐसे ही चुनाव चलता। राजनीति में ये कोई पुख्ता नहीं होता कि इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती कि हमेशा जीतता रहे। लेकिन एक मामले मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं जब भी एमएलए बना, मैं मिनिस्टर बना, ये मेरी किस्मत है। तो ये भी बड़ा मुश्किल से होता है, वैसे तो होता ही नहीं है। नेता चाहते तो सभी हैं कि भाई हम विधायक बन गए, अगर जिस पार्टी की सरकार है उसके विधायक बने तो कैबिनेट में जगह मिल जाए। मैंने तो ऐसे बहुत से विधायक देखे हैं जो अपना जीवन ही अपोजिशन में निकाल के चले गए। बहुत से ऐसे देखे हैं कोई 4-4, 5-5 बार भी एमएलए बने और मंत्री नहीं बन पाए। ये सब किस्मत का खेल है कि राजनीतिक रूप में आते और आपकी पार्टी सत्ता में आती और आपको मंत्री पद का मौका मिलता है। इस मामले में मेरी किस्मत तो मतलब राव नरबीर किस्मत के धनी है। इस मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। तो पंडित को कभी अपनी कुंडली दिखाते हैं, पूछते हैं कि भाई कैसी है मेरी? ये सभी राजनीतिक लोग ये काम करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जरूर करता हूँ। करते हैं तो हाँ, मतलब वो पंडित पहले बता देते हैं कि भाई ये जो चुनाव है ये अच्छा जाने वाला है, जीतेंगे, कैबिनेट नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बता फिर कोई आदमी चुनाव लड़े ही ना कि बताएगा तो एक कोई जीतने के लिए। लेकिन बहुत सी बातें बताते हैं, उनमें कुछ ठीक भी होती है। अच्छा, पहली बार जब चुनाव जीते, विधायक बने, मंत्री बने, तब के और अब के राव नरबीर में कितना फर्क देखते हैं? देखो, कोई बहुत लोग जब आया करते तो जब मैं मंत्री बना पहली बार तो लोग कहा करते मेरे से कि भाई राव महावीर वाली बात नहीं है। अच्छा, पिताजी का नाम लेकर कहा करते। तो मैं कईयों कहा करता है यार राव महावीर एकदम कैसे बन जाऊंगा मैं, मेरी 26 साल की उम्र, राव महावीर सिंह 56 साल में गुजरा, आपने उनको आखिरी सालों में देखा है। तो ये 30 साल का सफर एकदम मैं कैसे कर दूं। राजनीतिक में कोई कितना ही हो, रोज कुछ न कुछ सीखता है। तो मैं जो 26 साल की उम्र में तो आज नहीं हूँ, जो आज हूँ वो 26 साल की उम्र में। तो इसलिए ये कहना कि मैं आज परिपक्व हूँ, इंसान 100 साल का हो जाए रोज कुछ न कुछ सीखता है। तो पहले से परिपक्व हुआ हूँ, सीखा है और जमाना सिखाता भी है। और राजनीति में
जो सीखने को आपको 5 साल को मिलता है, मेरे को यकीन है कि आम जीवन, सार्वजनिक जीवन में वो 20 साल में नहीं सीख पाता। तो मतलब पहली बार जब मंत्री बने तो अधिकारी या अफसर या बाकी मंत्रिमंडल के मुझे साथी ये मुझे सब जताते थे कि भाई बच्चा है। ये ही नहीं पता होता था मुझे ईमानदारी से कि भाई कौन से अफसर को क्या काम करना है, कि ये अच्छा। डायरेक्टर को करना है या हम्म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस टाइम हुआ करते कि इसको काम करना है। हम्म, तो हमारे एक सीएमओ में अपने वो थे डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.सी. राव जी, ये आप 1987 की बात कर रहे हैं। 87 की बात करूँ, चौधरी देवीलाल जी के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम्म, थे। हमारे पिताजी के उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, हमारी बिरादरी के भी थे। उनका 4th फ्लोर पे दफ्तर भी था। तो हमें कोई काम करने होते तो हम उनके या ट्रांसफर का या कोई भी काम, तो हम उनके दफ्तर में चाय पी लेते और उनसे कहते कि साहब ये काम मेरा है, ये आप ये काम करवा दो। तो ये कहते यार उस दफ्तर में ये फला, मतलब सीएमओ में भी अब पता, अब तो महकमे बदल रहे कि ये मेरा महकमा नहीं, मेरे पास ये 8-10 महकमे, 10 महकमे उसके बगल वाले कम का, ये आप ही पहुंचा देना। तो इतना नहीं ज्ञान था, आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान होता चला जाता। सही, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सबसे बड़ी सीख आपने राजनीति में कब सीखी? नहीं, राजनीति में बड़ी नहीं, रोज सीखते हैं हम्म, कि राजनीति में ना, एक तो जमाना बदल गया। पहले गांव में हम राजनीति करते थे तो गांव का मुखिया 1-2 ही आदमी हुआ करते, अब गांव का हर मेंबर जो है वो मुखिया, एक गांव में 2-2 मुखिया भी हो गए अब। तो राजनीति का स्वरूप बदल गया। अब नौजवानों के हाथ में ताकत आ गई। और आप ये मानो कि जब हम पहली बार एमएलए बने तो कोई ऐसा सरपंच शायद ही कोई होगा जो जवान था, बहुत बुजुर्ग आदमी बहुत बनते थे। और गांव में 2 पार्टी हुआ करती, एक पार्टी चाहे जवान को बनाए चाहे बुजुर्ग को बनाए, ऐसे ही बनते थे। अब गांव में ज्यादा पार्टियां नहीं रही और तकरीबन पूरे हरियाणा का मानचित्र तो देखो आप दृश्य, तो राजनीति में तकरीबन 40 साल से कम उम्र के सरपंच है। पहले उस जमाने में तो 25 साल का चुनाव लड़ सकता था, अब तो 21 साल का चुनाव सरपंची का लड़ सकता है, 18 साल का वोटर है। उस जमाने में मैं भी सरपंच रहा हूँ, नाबालिग। 1983 में गांव वालों ने मुझे वैसे अनापोज बना दिया, मैं तो शिमला घूम रहा था और यहाँ आया तो 3 दिन बाद पता लगा गांव वालों ने भाई सरपंच बना दिया। मैंने कहा मेरा क्या मतलब। हाँ। तो मैं गैरतपुर बास गांव, जो हमारा सोना ब्लॉक, अब तो गुड़गांव ब्लॉक में आ गया, जब सोना ब्लॉक का गांव था, सोना हल्का का था, तो उस समय सरपंच भी रहा हूँ। और एमएलए बनने के बाद जब मैं 86 में एमएलए बना, 87 में, जब मैंने वो छोड़ा। तो मतलब ना विधायक, मतलब ना चुनाव लड़ा आपने, ना कुछ किया, लेकिन लोगों ने हाँ, लोगों ने अनपोज अनपो सरपंच बना दिया जी मुझे, गांव वालों ने चुन के बना दिया था। तो फिर आपको पता था कि भाई एक सरपंच को क्या करना चाहिए या ना, फिर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। हमारे एक प्रकाश पंडित जी होते थे जो भौंडसी के थे, अब तो स्वर्गवासी हो गए, वो सेक्रेटरी थे, हमारे पुराने आदमी थे। तो मैंने उन्हीं को सब सामान का कागज पत्र दे रखे थे कि पंडित जी जहाँ मेरे सामान साइन करवाने वहाँ करवा लेना, और जो विकास के काम वो करवा लेना। उस टाइम विकास का पैसा भी नहीं होता था गाँव में, यदि 5,000 रुपये सरकार देती तो बहुत बड़ी ग्रांट मानते थे हम, क्योंकि चाचा एमएलए थे मेरे, तो इसलिए 5-10 हजार रुपए भी दे दिए तो गांव में काम चल जाता था। उस समय और इस समय जब गुरुग्राम में जमीन में इतनी ज्यादा तेजी आ गई है, मतलब अरबों खरबों रुपए लोगों ने कमा लिए हैं, ये विकास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है। आप देखिए, अब ट्रैफिक की चाहे समस्या हो, या पानी नहीं है, या फिर सड़कों पे पानी भर जाता है, जल भराव की समस्या है, ये पूरे समय के साथ साथ आपने देखी है गुरुग्राम में ये तमाम चीजें बढ़ती हुई। जब गुड़गांव का पहला मास्टर प्लान आया, ये 80 के दशक में आया, उस समय मास्टर प्लान बनाने वाले ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गुड़गांव का इंफ्रा हम ऐसा बना रहे हैं, इतनी भीड़ हो जाएगी। सही बात तो ये, उनकी भी गलती नहीं है। जब स्कूटर थे, गाड़ियां नहीं थी, हमारे ही गांव में 90 तक 1 गाड़ी 2 गाड़ी होंगी, आज एक एक घर में 4 गाड़ियां हैं। तो जिसने मास्टर प्लान बनाया उसने भी उसकी गलती नहीं। लेकिन अब जो मास्टर प्लान कांग्रेस के शासनकाल में आया 2007 में, वो अच्छा आया है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें चौड़े 24 मीटर के रोड दिए, उसमें सेक्टर रोड भी बड़े बड़े दिए 84 मीटर के। तो अब इंफ्रा जो नए गुड़गांव में बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, लेकिन पुराने गुड़गांव में दिक्कत है, ड्रेनेज की बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है, कर भी रही है सरकार, लेकिन उस टाइम रोड बहुत छोटे थे और गाड़ियां उन्हीं इलाकों में बहुत बड़ी। अब डीएलएफ फेज 1, फेज 2, 3, ये पुराने मास्टर प्लान के वो अच्छे, तो छोटी छोटी रोडें हैं, आबादी ज़्यादा बढ़ गई, कई कई मंजिल लोगों ने मकान बना लिए। और कई ये तो ऐसे हैं सेक्टर फेज 3 में, डीएलएफ फेज 3 में जो छोटे प्लॉट थे उनमें 6-6, 7-7 मंजिलों के मकान बना लिए। आप सोचो, अब जो 60 गज के, अब 60 गज के में 7-8 मंजिल बनाएंगे तो आबादी तो बढ़ेगी, गाड़ियां तो बढ़ेंगी। मेरे को नहीं लगता उस इलाके में रहने वाला आदमी कोई स्कूटर पर 90% गाड़ियों में चलते हैं। तो अब कैसे कि उस दूर करें। कागजों में चाहे आबादी गुड़गांव की 20-30 लाख हो सेंसस के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं।
मेरे अनुसार 1 करोड़ आदमी गुड़गांव में रहता है यहाँ, तो आबादी तो इन्हीं उसी मास्टर प्लान में चल रही है। नए मास्टर प्लान में दिक्कत नहीं, पुराने में दिक्कत है। तो मतलब आपने गुरुग्राम को बढ़ता हुआ विकास, गुरुग्राम का होता हुआ जी, पूरा खुद- मैंने गुड़गांव को छावनी के रूप में देखा है। हम्म, जब ये इसकी 30,000 की आबादी थी गुड़गांव की, और इसको गुड़गांव नहीं बोलता था कोई भी। आज भी कोई बुजुर्ग आदमी सुन रहा होगा, आप गांव में जाकर पूछो, जो कोई आज 17-80 साल का है, तो छावनी कहते थे इसको। छोटा सा इलाका था ये, एक नाम मात्र की सदर बाजार में कुछ दुकानें हुआ करती। मेरा जन्म बहरामपुर गांव का है, ये है जो आजकल 73 सेक्टर में है। हम वहाँ फार्म पे रहते थे, माँ वहीं रहती थी, पिताजी हमारे एमएलए मंत्री थे, गुड़गांव रहते थे। छुट्टी में हम कभी आते स्कूल से, फार्म पे रहते थे तो गुड़गांव आया करते, तो हम माँ से कहा करते, माँ हम छावनी जा रहे हैं, तो छावनी आया करते। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सबसे पहले तो मारुति कंपनी आई जी गुड़गांव में 75-76 में, और उसके बाद 80 के दशक में रियल एस्टेट में एक डीएलएफ कंपनी आई। आज तो हजारों कंपनियां हैं। इन 2 कंपनियों ने इस छावनी से गुड़गांव, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और गुरुग्राम सरकार ने नाम कर दिया। ये सब इन 2 कंपनियों की वजह से आज हम इतने संपन्न हो पाए हैं। बहुत बेकार इलाका था गुड़गांव में, अफसर भी अपनी पोस्टिंग नहीं कराया करते, तो नहरी सबको पानी का इंतजाम नहीं गुरुग्राम था। अब हर आदमी को गुड़गांव चाहिए। लेकिन यदि मेरा सोचना है 2 कंपनियां नहीं आती तो गुड़गांव साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी नहीं बन। अच्छा, आप गुरुग्राम की तरक्की का जो क्रेडिट है मैं मारुति को और डीएलएफ को देता हूँ, बहुत बड़ा योगदान इन 2 कंपनियों का। लेकिन 2019 में आपकी टिकट कटी, ये भी मेरी किस्मत है। हाँ, आपको ये मतलब एहसास था, आभास था ना, 1% भी मेरे को नहीं पता था। मैं तो शायद वो 29 तारीख को मुझे पता लगा, 29 सितंबर था, 30 तारीख को लिस्ट आउट हुई। मुझे तो 30 को सुबह, 29 की शाम को पता लगा कि तेरी टिकट में दिक्कत है। मुझे एकदम भी नहीं पता था। हो जाता, राजनीति में कई कारण हो जाते हैं टिकट कट की। अब क्या उसी पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया थी, कोई बात नहीं। उसी पार्टी से भी आप जाने भी वाले थे, बहुत सारी चर्चाएं ये भी चली कि राजनीति में 2024 चलती रहती है, जिसमें आदमी, देखो मैं चुनाव लड़ने वाला परिवार का आदमी हूँ, तो यदि चुनाव में पहला ऐसा चुनाव है हमारे परिवार का जब 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, हार जीत जनता के हाथ में चुनाव लड़ना। जब मैदान में एक पहलवान लड़ेगा नहीं तो हार जीत कैसे होगी? तो पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के मेरी टिकट काटी, और अब के सम्मान से मुझे टिकट दी, मैं चुनाव लड़ा। 24 में कोई कांग्रेस से बातचीत हुई थी आपकी, कांग्रेस में शामिल होने को? कांग्रेस से कुछ आदमी आए थे, मैंने बातचीत करी थी। पार्टी चुनाव ना टिकट देती तो हो सकता कुछ होता, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा था कि कम से कम बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी 24 में, फिर भी आपने बीजेपी की मैं पार्टी छोड़ के राजी नहीं था, लेकिन मैं चुनाव लड़ के राजी था। मैं ऐसा नहीं कि भाई मैं सत्ता में रहूं, हम तो अपोजिशन रहे, चुनाव हारे भी बहुत बने, लेकिन चुनाव लड़ने वाला परिवार है। अब यदि पार्टी टिकट ही ना देगी तो फिर आदमी, सारा आदमी सोचता है। लेकिन ये 1% मुझे अब को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, और उनकी सरकार बनी। और भाई मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा जादू जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये नायब सिंह के चेहरे का है। काम की तो मैं यूं नहीं कह सकता कि काम करने का तो उनको मौका ही नहीं मिला। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो अगले दिन आचार संहिता लगी, फिर आचार संहिता खुली तो 2-2.5 महीने बाद फिर विधानसभा की लगी। तो उन 2-3 महीने में क्या चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है? काम तो उनके इस पंचवर्षीय योजना कर पा रहे, अब 1.5 साल अब कर पा रहे। अब इस पंचवर्षीय योजना में हम कह पाएंगे कि नायब सैनी जी ने ये काम किए। तो उस समय तो इनकी शकल की और इनकी हंसी की टिकट का बहुत प्रभाव पड़ा। हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने उनको भी कहा है कि, और मैंने सदन में भी कहा कि नायब सैनी की हंसी आप लोगों को कांग्रेस वालों मार देगी। वो बेचारे तो हंसी को लेके परेशान है, ये हंसते ही रहते हैं, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते। फिर क्या रोता रहे मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री काम है लोगों को हंसाए, खुद भी हंसे, लोग दुखी ना पाए। अच्छा मुख्यमंत्री है, अब एक सीरियस ही बैठा रहेगा तो कोई बात करने का भी मन नहीं करेगा। तो इतना अच्छा मुख्यमंत्री सरकार पार्टी ने दिया तो हमें तो अच्छा लगना चाहिए। मतलब सिर्फ हंसते नहीं है सीएम साहब, काम भी करते हैं। विपक्ष को लग रहा है सिर्फ हंसते हैं, काम नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब मुख्यमंत्री काम करते हैं, काम करने की सब मुख्यमंत्री अपने अपने समय में कोशिश करी। कोई ज्यादा कर पाए, कोई कम कर पाए, इसकी उम्र नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे उठ कर कितने दिन कहाँ घूमते आप सोच भी नहीं सकते। बहुत काम करते हैं। अब गुरुग्राम का जब भी जिक्र आता है तो 2 बड़े नाम आ जाते हैं, राव नरबीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। रिश्ते बढ़िया हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह के साथ? ना बढ़िया नहीं है। नहीं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह उम्र में, कद में, हैसियत में, एजुकेशन में, पैसे में मेरे से ज्यादा बड़े हैं। आखिरी बार आपकी राव इंद्रजीत जी से कब बात हुई थी? बात तो नहीं हुई, मुलाकात कल भी हुई थी स्टेज पे।
बस कल रैली रेवाड़ी में रैली के मंच पे ही हाँ हुई मंच थी। पे मुलाकातें हो जाती है। तो पीछे बहुत सारे बयान आए आप दोनों के ही, उसके बाद मोहनलाल बड़ौली जी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, शायद उन्होंने बुलाया भी आप दोनों को या अलग अलग बात की? बिल्कुल गलत बात, किसी ने नहीं बुलाया हम्म, और कोई बातचीत नहीं करी। लेकिन क्यों करें हम बातचीत हम्म। फालतू, आप लोग करवाते हो, हम करते नहीं। नहीं, मोहनलाल बड़ौली जी ने बातचीत की थी, ने कोई बातचीत नहीं करी। क्योंकि मुझे तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था उन्हें कि कहा होगा, मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूँ वैसे आप चर्चा करते रहते, हम्म, बैठे रहते, ऐसे कोई आदेश निर्देश नहीं थे, हम हम्म। खुद ही समझदार हैं, क्यों करें। अच्छा, तो पार्टी से मतलब ये कह दिया गया था कि एक दूसरे पे इतने ना क्यों निजी करें, हमले मत ठीक बात कीजिए, नहीं, हम नहीं करते अब नहीं होती है। ना। गुरुग्राम से दक्षिण हरियाणा से एक आवाज आपने उठाई कि भाई दक्षिण हरियाणा को सीएम मिलना चाहिए, सैनी साहब यहाँ से चुनाव आप लड़ लीजिए। तो जी। ये कम से कम इलाके के लोगों की जो उम्मीद है या एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। सीएम साहब ने हालांकि साफ तौर पे मना कर दिया, भाई हरियाणा का ही पूरा मुख्यमंत्री होता है, ठीक किसी बात है। इलाके का नहीं हाँ, होता है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम्म, लेकिन ये सही है कि हम जब से मैं राजनीति में आया हूँ उससे पहले से भी हम्म, हमारे एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने बने। 4-5 महीने के लिए। हम्म, उसके बाद वो केयर टेकर मुख्यमंत्री रहे कुछ महीने, तो हम्म, 8-9 महीने की वो सरकार टोटल रही है। 6 महीने रहे होंगे, 3 महीने केयर टेकर रहे होंगे जब मैं छोटा था, 67 की बात है साहब ये। उसके बाद मैं 87 में चुनाव पहला लड़ा, तो सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल जब घोषणा पत्र को लिखा नहीं जाता तो वैसे ही कह देते थे। तो कहा करते एसवाईएल का पानी लाएंगे। चौधरी देवीलाल ने तो 85 में एसवाईएल का मुद्दा छेड़ के ही 85 एमएलए वो लेके आए थे। तो जो भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में आता है वो सभी कहते हैं एसवाईएल का पानी लाएंगे, एसवाईएल का पानी लाएंगे। एक राजनीतिक मुद्दा हर पार्टी का है। आपकी लेकिन सरकार भी हर बार बजट में सभी पैसे दे देती सभी है। सभी राजनीतिक दल अब के बजट में हमने नहीं रखा, न बजट में, ना सीएम के घोषणा पत्र में, पहले तो हर और बार बजट में नहीं। हाँ। हमने जो हमारा वो संकल्प पत्र या हम कहे उसको जो गवर्नर साहब पढ़ते अभिभाषण, उसमें एसवाईएल का इस 2026 के उसमें कोई वो नहीं है। इससे पहले मैं बोल सब में होता है, हर तरफ होता ही अब था, क्या हर नहीं जगह होता। तो लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा भाई एक बार बिना करे मांग कर लो। इतने साल से सभी जो दल आए हैं सत्ता में उन सब ने जिक्र किया कि एसवाईएल लाएंगे, वो गवर्नर साहब अभिभाषण पढ़ते हैं जो उनको लिखित दिया जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके नहीं दिया तो हो सकता है आपके ना दिया हो तो आ जाए। और दूसरा ऐसा तो नहीं कि एसवाईएल पे हाथ पीछे खींच ले हरियाणा नहीं, ने? ऐसी बात नहीं है ना, ये तो मुद्दा है। और 87 से अब तक नहीं हो तो 2026 में एक साल में क्या हो जाएगा। और ये मुद्दा हरियाणा में रहा अहिरवाल में कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जरूर नहीं कि अहिरवाल में सिर्फ अहिर रहते हो, अहिरों की संख्या ज्यादा है, इसको अहिरवाल बोलते, लेकिन रहते 36 बिरादरी के लोग हैं। तो मैंने स्टेज पे कहा कि यार हम बहुत साल हो गए, उम्र 40 साल हो गए राजनीति करते करते, तो भाई कम से कम ये तो कह दें कि भाई हमारा मुख्यमंत्री है। और मेरे हिसाब से मैंने गलत भी नहीं कहा कि भाई मनोहर लाल जी रोहतक के रहने वाले, करनाल से चुनाव लड़ा, सीएम बन गए 2 योजना। करनाल वाले कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। बता करनाल मनोहर लाल जी का क्या। नायब सैनी जी नारायणगढ़ में पैदा हुए, पहला चुनाव नारायणगढ़ से जीते, दूसरा वो कुरुक्षेत्र से एमपी बने, तीसरा वो करनाल से बने, चौथा वो लाडवा कुरुक्षेत्र माता वहां से बने। तो भाई मैंने कह दिया भाई आपकी भी आदत है बदलने की, पार्टी दूसरी जगह टिकट देती है, डिलिमिटेशन होगा, गुड़गांव में तकरीबन 8 सीट बनेगी, एक बार यहाँ से लड़ लो आप, तो हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम भी लोगों को अहिरवाल को कहने वाले हो जाएंगे कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने स्पष्ट टिकट दिया कि भाई नहीं हम तो हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री। ठीक बात है, यहाँ से रहेगा जब भी सारे का रहेगा, भाई गुड़गांव जिले से बन जाएगा, सारा हरियाणा थोड़ा ना कटेगा जब भी रहेगा। तो लेकिन हमारी तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमारे अहिरवाल का मुख्यमंत्री। तो और राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव, तमाम जो कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, कहीं ना कहीं दर्द है या फिर तकलीफ है कि भाई इस परिवार को वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये गलत बात है, ये मैं कहूंगा नहीं। लेकिन एक बात तो आप क्या नहीं दिया, देश का पहला वो है, बाप कैबिनेट में मिनिस्टर है, बेटी यहाँ है, और क्या चाहिए साहब। कह रहे हैं अहिरवाल में जो प्रभाव है बीजेपी का, वो हाँ तो इंद्रजीत परिवार की तरफ से वजह से है। उनकी बहुत बड़ी एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है, उनका बड़ा नाम है। लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या नहीं दिया बीजेपी ने। ज्यादा चर्चा में नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। अगर राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, आपको खुशी होगी? हाँ, मैं अहिरवाल खुशी होगी मुझे। मैं तो आप मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाओ, मैंने यादव समाज रेवाड़ी में हमारा फंक्शन होता है साल में, मैं हर जगह कह के आया हूँ कि वो मुझसे बड़े, मैं आपके चैनल पे भी कहा है, और इस यादव समाज में यदि वो आएंगे तो सबसे पहली माला मैं पहनाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं।
चाहे आपकी बात हो या ना हो, लेकिन वो अलग अगर बात है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ हम्म। हाँ कि अहिरवाल का कम से कम मुख्यमंत्री। नरवीर सिंह के काम नहीं होंगे, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है। अच्छा, आपको पता है कि वो सीएम बनेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इलाके के तो होंगे। हम्म। अरे हम कभी एमएलए नहीं रहते, जब भी तो काम लोगों को होते, हमारे तो नहीं होते ना। हाँ। आगे भी नहीं हुए, कोई क्या जरूरत है, लेकिन अहिरवाल के काम तो 10 फालतू होंगे। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में अहिरवाल की जो असली शान है या पहचान है वो राव इंद्रजीत परिवार है? ना, ये ऐसी गलत बात है। ये नहीं ना, है। ये मैं नहीं मानता। ऐसी बात नहीं। सबकी पहचान है, पार्टी की पहचान ज्यादा, आप मानो। तो मतलब अहिरवाल में बीजेपी ज्यादा हावी है कि इंद्रजीत परिवार? बीजेपी ज्यादा हावी है। जब बीजेपी हावी होगी और माननीय मोदी जी की मीटिंग होगी 13 सितंबर या 15 सितंबर था, उसके बाद राव इंद्रजीत आए बीजेपी में, तो वो ऐसी एक ऐतिहासिक जनसभा हुई, तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह थे ही नहीं उस समय। तो ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना जनाधार है, ऐसी बात नहीं। तो क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की वजह से ना बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप देखिए नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में कहाँ हुआ? गुटबाजी की वजह से ना, कहीं भी नहीं हुआ। तो आप हमारी क्या गुटबाजी है? आप एक जगह मानेसर को छोड़ के बता दीजिए जहाँ चुनाव हुआ हो पूरे हरियाणा में, तो गुटबाजी कोई केवल यही है क्या? फरीदाबाद में भी है नहीं, पार्टी पर्यवेक्षक और जगह भी तो नगर निगम, और जगह भी तो वहां भी नहीं हुए। 10 तारीख के बाद ये जैसे लोकल बॉडीज के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे चुनाव हो जाएंगे। तो अकेले गुटबाजी की बात नहीं, गुटबाजी नहीं है ना, ऐसा नहीं। गुटबाजी होती है, लेकिन नहीं ऐसे सोच रहे हो आप। 10 तारीख के बाद आपको परिणाम नजर आएगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर में आप दोनों की ठनी हुई है। वो चाह रहे हैं कि उनके लोग बने, आप चाह रहे हैं कि आपके लोग बने। जो पार्टी कहेगी वो बन जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। ये तो मीडिया वाले, अखबार वाले, कुछ लोग हमारे कुछ उनके कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल बात है जो पार्टी कहेगी वो बनेगा। क्योंकि फरीदाबाद में भी बड़ौली साहब पहुंच गए, पार्षदों की मीटिंग करी और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा चुनाव। हाँ, तो पार्टी को लोगों की सुननी चाहिए, और वो पार्टी सुनेगी, फैसला जो होगा वो माना जाएगा। गुरुग्राम में हम हैं और एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हॉस्पिटल ही नहीं है। आप देखिए कि लोगों को कितनी बड़ी परेशानी है। बड़े बड़े लोग तो चले जाएंगे मेदांता में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए, आम लोग आखिर कहाँ पर जाएं, क्या कुछ करें? क्योंकि आपने एक अपना पर्सनल चुनावी वादे का भी लोगों से वादा किया था और कहा था कि भाई ये मेरे प्रोमिसेस हैं, मैं जीत गया तो ये चीज़ें करूंगा, उसमें हॉस्पिटल का जिक्र भी था। तो उनका क्या कुछ अपडेट है, वो कहाँ तक पहुंचा था? अपने उस मैनिफेस्टो में कहा था कि गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल छोटे छोटे बनने चाहिए, चारों कोणों पे। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, बहुत बड़ी आबादी, एक जगह हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। और 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए। अब एक सब्जी मंडी, इतने हमें कहूँ करोड़ लोग रहते हैं, कई लाख लोग रहते हैं, तो एक सब्जी मंडी से कैसे काम चलेगा? तो मैंने नगर निगम को भी हिदायत दी है, कमिश्नर साहब को भी कहा है कि भाई जमीन आइडेंटिफाई करो, 2-2, 3-3 एकड़ चारों कोणों पे 4 सब्जी मंडी बनाओ। और मैंने मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों भी कहा है, मीटिंग में भी कहा है, वैसे भी कहा है जब भी मिलते हैं, कि गुड़गांव में एक जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है, इसकी जल्दी से जल्दी आधारशिला रखो। ये कब होगा? मतलब होने को ही नहीं आ रहा है। ये महकमा स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है। नाम ले सकते हैं आप स्वास्थ्य मंत्री का? हाँ, बस तो वो ही बता सकते कब होगा। लेकिन आप कैबिनेट की मीटिंग में तो साथ ही बैठते होंगे। हाँ, बिल्कुल। मीटिंग्स में तो बैठते ही मीटिंग में जो एजेंडा आता है उसकी चर्चा होती है, इसकी चर्चा नहीं होती। अच्छा, तो कभी भी मतलब गुड़गांव के हॉस्पिटल की चर्चा आपके सामने नहीं हुई है? ना हुई है, जो मुख्यमंत्री मैं जिक्र करता हूँ तो कर रहे हैं तो जल्दी। अच्छा, कोई टाइमलाइन या कोई डेडलाइन नहीं है? डेडलाइन होती तो हो जाता अब तक। तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तो है गुरुग्राम के पास। हाँ, बिल्कुल दुर्भाग्य है गुड़गांव का कि 11 साल हो गए, हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटा सा हॉस्पिटल, आबादी बढ़ रही है और इलाकों में बन गए बड़े बड़े। लेकिन हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारा खेड़की माजरा का मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया और वो 2-3 महीने में उसमें हम उसको चालू कर देंगे। तो मतलब वो राहत मिल पाएगी। लेकिन बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। कब होगा 400 बेड वाला? हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो वहाँ फैसिलिटी वहाँ भी मिलेगी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फंसते तमाम लोग ही हैं, और बारिश आ जाए तो फिर बस भूल ही जाओ कि घर। देखो जी, मैंने पहले कहा कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वो 80 के दशक का था, और आबादी इतनी बढ़ गई, गुड़गांव में एक एक घर में कई गाड़ियां खड़ी हैं। लोगों ने स्टील पार्किंग की भी मंजूरी ली, स्टील पार्किंग बनाई, लेकिन सब ने अपने अपने कॉमर्शियल काम उस स्टील पार्किंग में कर लिए। अब हाई कोर्ट के आदेश भी आए हैं कि जिन्होंने स्टील पार्किंग पे यूज अपना कॉमर्शियल कर रहा है उनको तोड़ो, जिन्होंने बाहर रैंप बना रखे हैं उनको तोड़ो। कुछ हल्ला भी मच रहा है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन ये सरकार का फैसला नहीं, कोर्ट का फैसला है। और ये तकरीबन जितना आउटर गुड़गांव आ रहा है मेरी विधानसभा में आता है, लेकिन कोर्ट के आदेश की वो मॉनिटरिंग हाई कोर्ट कर रहा है।
CS की मीटिंग लेते हैं, वो पूछते हैं रोज कि क्या कर रहे हो, तो उनको दिखाना भी पड़ता है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो छोटी सड़कें बन गई वो तो बन गई, अब तो चौड़ी हो नहीं सकती। लेकिन जिन जिन लोगों ने आगे बैरिकेटिंग करके लोन बना दिया या अपना रैंप दूर दूर तक निकाल लिया, उनको भी सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ियां कहाँ खड़ी है। जिनने स्टील पार्किंग बना ली वो भी कॉमर्शियल यूज करे, गाड़ी बाहर खड़ी कर रहे हैं, 4 मंजिल की आपने परमिशन ले ली। तो लोग भी जागरूक होंगे जब बात कुछ समझ आएगी। इन्वायरमेंट को लेके एक बड़ी चिंता है, वो बड़ी चिंता आपकी भी थी क्योंकि गुरुग्राम में रहते हैं, तो लग रहा है कि वाकई में उम्र कम हो रही है। आपने पहले भी कहा था ये, अभी लग रहा है कि आज परेशानी भी और मैं बड़ी कह रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर होने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए जो मुझे करनी चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि अकेला एक मिनिस्टर, एक सरकार इस इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर सकती। जब तक आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी इसमें सहयोग नहीं करेगा, इन्वायरमेंट ठीक नहीं हो सकता। मेरा अपना आकलन ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के बैग हैं, ये 40% पोल्यूशन करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन है? 2013 हरियाणा में बनना बिकना बैन है, लेकिन बन भी रहा है, बिक भी रहा है, लोग यूज भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम खूब छापा मरवा रहा हूँ। अब भी मैंने फ्राइडे को मीटिंग यहाँ पूरे सभी ROs की, मेरे ACS सुधीर राजपाल जी, मेरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन जे गणेशन जी और सभी RO, पूरे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को 3 घंटे तक गुड़गांव में मीटिंग करी और उनको भी कहा है कि भाई कुछ भी करो, ये गुड़गांव में और NCR में प्रदूषण मुक्त गुड़गांव होना चाहिए। और एक और बात कि हमारा यमुना में 11 ऐसी जगह चिन्हित है जहाँ से नदी नाले ये जाते हैं, गंदे नाले जो पानी के यमुना मिलते हैं। और मोदी जी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि भाई हम 5 साल में इस यमुना को साफ करेंगे। तो HM साहब भी, अमित शाह जी भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं समय अनुसार। तो हमने कहा है कि कैसे ही करके इसका BOD 20 के आसपास लेक का हो, इन सभी लेक का। बादशाहपुर की BOD का ही लेवल, जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका ही 150 के आसपास है। सो जो मेरा विधानसभा है, ऐसे गुड़गांव की ओर का 120 121 ऐसे है। तो हमने कहा कि इन पे चाहे टेल पे उसका STP CTP लगाओ, जो यमुना में पानी जाएगा वो साफ होकर जाएगा। ऐसे 11 जगह हरियाणा में हैं जो यमुना में गिरती हैं, उन सब के हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जगह STP की शुरुआत होगी, कुछ जगह और करने जा रहे हैं। लेकिन यमुना में हम भी अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं ग्राउंड पे चेक करके आने के लिए कि भाई BJP की सरकार जब से बनी है कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। कोई खासा बदलाव तो मैं खुद कह रहा हूँ उतना बदलाव नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बदलाव नजर आएगा। अब कार्रवाई चालू हुई है। तो क्या इन्वायरमेंट के लिए आप करना चाहते हो? बेसिकली दिल्ली NCR पे फोकस करके या फिर गुरुग्राम की ही बात? नहीं, गुरुग्राम की नहीं, पूरा हरियाणा की। लेकिन क्योंकि NCR में ही ज्यादा पोल्यूशन है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हमने कोशिश करी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। पहले ये था कि 70 लाख रुपए तक की गाड़ी को हम सब्सिडी देते थे, वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा 70 लाख की तो बहुत महंगी गाड़ी, पैसे वाले को सब्सिडी नहीं देगा। अब 20 लाख रुपए तक के लोगों को जो EV की गाड़ी खरीदेगा उसका 10% शायद मैंने किया है। तो एक तो उसका, और दूसरा ये कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की भी कह रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वाले कंपनियों को भी 1-2 को बुलाया मैंने कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लगाओ, क्योंकि जमींदारों को बहुत खर्चा पड़ता है, डीजल महंगा भी होता है, धुआं भी छोड़ता, पोल्यूशन भी होता है। तो मैंने कहा इस पे भी सब्सिडी हम 5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पे देंगे। ऐसे ही बहुत जगह ये जो हम पॉलीथीन को पर छापे मार रहे हैं, STP के जो लग रहे हैं, चल रहे हैं फिलहाल, नए तो अलग बनेंगे, इनके में भी इक्विपमेंट ठीक हो, ये ठीक चले, इनकी मॉनिटरिंग ठीक हो, कैमरा इन पे लगे। वो भी हमने कहा है कि जितने CTP, जितने STP लगे हुए हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट इनकी समय अनुसार इनकी जानकारी रखे और पूरा कैमरा लगा के इसके ऑनलाइन मॉनिटरिंग करे। तो वो बहुत जल्दी इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। जब भी BOD बिगड़ेगा उसका नोटिस दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री। लेकिन अक्सर ये कह दिया जाता है कि भाई पोल्यूशन है तो किसान की पराली की वजह से है, पोल्यूशन है तो किसान प्रॉब्लम है। मैं एक बात मानता हूँ कि पोल्यूशन जब भी होता है, पराली उस टाइम बंद हो चुकी होती जब भी होता है। और पराली का मेरा अपना आकलन है कि 4% से ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा यदि आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो गाड़ियों का धुआं और जो डस्ट है जो सड़क के किनारे, ये ज्यादा पोल्यूशन करता है। ये हमने अभी नगर निगम को भी कहा, GMD को भी कहा कि ये जो सड़कों के साथ साथ लगता हुआ डस्ट है,
इसको हटाओ। और मुख्यमंत्री जी ने भी सड़क पे घूमकर निरीक्षण किया था, अब के जब अभी आए आए थे तो पूरी सड़कों पे पूरी जाके सड़कों पे घूमे। हम्म, अधिकारी भी चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट निकलेगा। अधिकारी चिंतित हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार का अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, ऐसी अधिकारी बात नहीं है। आपको खुद दिखेगा, आप खुद गुड़गांव में रह रहे हो, आपको नजर आएगा कि फर्क है। तो आप कह रहे हो कि मतलब अधिकारी अब चिंतित हैं। ट्रैक पे ला रहे हो बिल्कुल, उनको। आप देखो, एकदम बदलाव नहीं होता। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आहिस्ता आहिस्ता काम चलते हैं, अलॉट होते हैं, टेंडर होता है, फिर ठेकेदार आता है, फिर वो शुरू करता है। थोड़ा समय लगेगा। ये ठीक है कि हमारा ज्यादा समय 18 महीने बीत गए जो नहीं बीतने चाहिए थे, लेकिन अब जल्दी नजर आएगा आपको। तो आप कह रहे हैं इन्वायरमेंट इन चीजों को अगर हम कर लें तो ठीक कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, बहुत कुछ हो पाएगा। यदि डस्ट नहीं उड़ेगा तो बहुत फर्क नजर आएगा। E20 पेट्रोल आप लोग लेकर आ गए और लोगों की गाड़ियां बैठ गई, इंजन खराब होने शुरू हो गए, गाड़ियों की माइलेज आना बंद हो गई। आप लोग कह रहे हैं भाई इससे पॉल्यूशन कम होगा। अब आप E85 पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लोगों को चिंता हो रही है कि गाड़ियां बचेंगी भी। आप मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां चलने देंगे या फिर पूरी खत्म करके ही मैं मानेंगे? तो खुद ये कहता हूँ कि जो सरकार, जो कॉमर्शियल व्हीकल है, उसका ये 15 साल का पेट्रोल का, 10 साल का डीजल का नहीं होना चाहिए था। आप कॉमर्शियल व्हीकल को तो अलग है कि ज्यादा चलती है। घरों में मेरी गाड़ी, एक मेरे पास टोयोटा कोरोला थी, उसको 15 साल हो गए, मैंने देनी पड़ी वो 35,000 किलोमीटर चली। आप सोच, 35,000 में गाड़ी का क्या बिगड़ा उसका। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका थोड़ा टाइम सरकार को भी सोचना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि उसका टाइम बढ़ाया जाए, या किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन किलोमीटर के हिसाब से सरकार यूं नहीं कर सकती, सब अपना वापस कर लेंगे किलोमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता, संभव नहीं। लेकिन प्राइवेट तौर पे गाड़ी इतनी चलती नहीं है जितना सोच। तो E85 पेट्रोल आप हक में हैं इसके? अब जो सरकार ऊपर वाली करेगी, सबको हक में रहना ही पड़ेगा, चाहे आम लोगों को प्रॉब्लम हो। नहीं, आम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी काउंटिंग कौन करता है कि कितने लोग परेशान हैं? ये मैटर नहीं करता है। तो आपको लगता है कई बार ऐसा होता है कि आप मदद तो करना चाहते हो लोगों की, पर सरकार के सिस्टम से ऐसे बंधे रहते हो कि मदद नहीं कर पाते? हाँ, होता है, ऐसा बहुत होता है जी। कब ऐसा हुआ, मैं चाहूंगी आप बताइए हमें। जैसे अभी एक लड़का हमारा बीमार था, उसका एक इंजेक्शन आना है 16 करोड़ रुपए का। 16 करोड़ रुपए का? बीमारी का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हमारे स्पीकर साहब है हरविंदर कल्याण जी, उनके हल्के का एक केस है। ऐसा ही एक केस शायद फतेहाबाद का, 2 केस ऐसे लड़कियां हैं जिन पर 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन, गरीब परिवार है। उन्होंने ये चर्चा की कि यार गरीब परिवार है, तो एक शायद उनका माँ बाप शायद पुलिस में भी है, तो पुलिस वालों ने भी अपनी तनख्वाह दी है। तो मैं भी अब कह आया हूँ कि भाई 5-7 लाख रुपए दो। तो ऐसे सभी मिनिस्टरों से, एमएलए से कहा कि भाई जो भी दे सकते हो आप देने की कोशिश करो, ताकि एक जीवन बच सके। तो कई बार हम चाहते हुए भी नहीं दे पाते, दिक्कत सरकार की तरफ से आ जाती है। कई काम ऐसे होते हैं, हम कई काम चाहते हैं, उसमें कंडीशन लग जाती है, इफ्बट हो जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन जनहित में मुख्यमंत्री के पास अधिकार है कि रिलैक्सेशन देकर वो काम कर सकते हैं। प्रदेश में आपको लग रहा है कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है? नहीं, उतना तो नहीं, लेकिन एक ऐसा काम हो गया। अब ये जो सोशल मीडिया नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला, ऐसी जगह से धमकी आती जिसको आप पकड़ ही नहीं पाते। मतलब ये जो साइबर क्राइम इसको मैं कहूँ, ये इतना बढ़ गया कि पता नहीं कौन घर यहाँ से गुड़गांव से कर रहा है, और वो दिख रही है घूम फिर के, कहीं दुबई से, कोई वियतनाम से, कोई कहीं बैंकॉक से दिखती है। पता ही नहीं लगता, इतना मतलब तरक्की कर गया ये। तो कैसे पकड़े? ये बड़ी दिक्कत आती है पुलिस को भी। पुलिस के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है शायद जो एकदम हाथ के हाथ पकड़ ले कि ये यहाँ से आ रहा है। तो मतलब क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो उद्योग नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स होगी उनको भी कि भाई वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि और स्टेटों की बनिस्बत हरियाणा का फिर भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और इन्वेस्टर, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और जगह से लोग यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक दिक्कत है सिर्फ हरियाणा में, कि हरियाणा में और स्टेटों की बजाय जमीन महंगी है। जबकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन ही चाहिए। वो जमीन महंगी है, वरना आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम सा ही आता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के बाद लोग हरियाणा को प्रीफर करते हैं। बहुत इंडस्ट्रियल टाउनशिप हरियाणा में हमने 10 बनानी है, 2 की हमने तैयारी कर दी, और बहुत इंडस्ट्रीज आ भी रहे हैं। अभी हमारी 2 दिन लोगों से मीटिंग हुई हरियाणा भवन में, 2 दिन लगातार पूरी बहुत कई घंटे बैठे हैं, बहुत लोग आए मिलने के लिए।
और सब चाहते हैं कि हम हरियाणा में अपनी इंडस्ट्री सेट करें। डाइकिन ने तो अनाउंस भी किया। बहुत आ रही है, एक डाइकिन नहीं, बहुत कंपनी आ रही है। तो मतलब आपको दिखेगा निकट भविष्य में कि गुरुग्राम बहुत आ रही है इंडस्ट्री। तो मतलब सारी की सारी इंडस्ट्री का टारगेट बेसिकली गुरुग्राम ही है। नहीं, गुरुग्राम नहीं, हरियाणा में हर जगह अलग अलग क्षेत्र के आ रहे हैं। हाँ, तो गुरुग्राम बाकी में जगह भी ऑटोमोबाइल interest का हब है, हम्म। कहीं फार्मा का आएंगे, कहीं कोई एग्रीकल्चर का आएगा, अलग अलग आएंगे। तो मतलब जो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सारी इंडस्ट्रीज भाग गई हरियाणा से, डर गई, कोई हरियाणा में काम नहीं करना चाहता है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। देखो, विपक्ष का काम है आलोचना करना, ऐसा नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं। तो आपको सारे इन्वेस्टर्स, सारे हाँ, बहुत इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए बहुत आएंगे। हाँ, ये मानता हूँ, हजारों को एक दो चला भी गया, हमारे तो विदेश से भी लोग लगा रहे हैं। हमने अब सब्सिडी दी है कि विदेश से आएगा और देश के किसी हिस्से से कोई छोड़ के आएगा, यहाँ लगाएगा तो हम उसको भी इंसेंटिव देंगे। अच्छा। ऐसे मेरे पास कई आदमी आए हैं इन दिनों में। हाँ, और हम नई औद्योगिक पॉलिसी अब ला रहे हैं इसी महीने में, 10-12 दिन के अंदर अंदर आप देखना, वो पॉलिसी बहुत अच्छी होगी और हिंदुस्तान की एक अच्छी राज्यों में एक हरियाणा की पॉलिसी होगी, ये मैं कह सकता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके अक्सर सरकार कहती है कि भाई हमारी कोशिश ये है कि ईज हो लोगों को जब आए हरियाणा में बिजनेस करने के लिए, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का भी। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक छत के नीचे सारी क्लियरेंस एक इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होगी आप देखेंगे कि हम जिम्मेवारी लेंगे सारी अफसर लगा के कि यहाँ आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन और आपकी क्लियरेंस 45 दिन में हो जाएगी, नहीं डीम्ड अप्रूवल मानी जाए वो। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब एक पोर्टल पे पोर्टल पे सब अपलोड करो, किसी को आने की जरूरत नहीं। बदलाव नजर आएगा आपको थोड़ा थोड़ा। आप ये पूरा सिस्टम पोर्टल और ये वेबसाइट के थ्रू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। विपक्ष कहता है कि ये बिल्कुल जीरो सिस्टम है, इसमें कुछ है ही नहीं है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सरकार सिर्फ पोर्टल करती रहती है। इसका सिर्फ एक ही पैमाना नापने का, ना तो ये लीटर में नापता, ना ये किलो में नापता, इसका पैमाना है वोट का। जनता लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, बहुमत से बना रही है, तो विपक्ष का काम आलोचना करना। लोगों को हमारे काम पसंद आ रहे जब भी तो हमें वोट दे रहे हैं, इसका और कोई पैमाना नहीं हो सकता। मेरी नजरों में तो यही पैमाना है कि जनता से बड़ा कोई वो नहीं, जो चुन के भेजती है हमें सरकार बनाती है, तो वो पैमाना सबसे अच्छा है, वही ठीक है। आपको लग रहा है कि वाकई में गुड़गांव के लोगों का जो हक है वो मारा जा रहा है? यूपी बिहार के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा आके रहते हैं और वो गुड़गांव के लोगों का हक नहीं माना जा रहा। गुड़गांव के लोग उतना काम, जो वो लोग काम करे, गुड़गांव के लोग काम नहीं कर रहे होंगे। आपके बड़े करीबी नेता ने कहा है, राव इंद्रजीत सिंह ने। नहीं कहा होगा, मुझे नहीं पता, ईमानदारी से मैंने सुना भी नहीं। अच्छा। लेकिन यदि गुड़गांव के लोग काम करते, गुड़गांव के लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अब जो काम वे बाहर के लोग कर रहे हैं, हमारे गुड़गांव का आदमी वो काम करता ही नहीं है। लेबर तबके की, मैं भी मिनिस्टर हूँ, कई साल से मिनिस्टर हूँ, पहले भी रहा हूँ। गुड़गांव के लोग लेबर तबके के काम नहीं करके राजी होते, नहीं होते। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गुरुग्राम के लोगों का हक मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यूपी बिहार के लोग सारा का सारा फायदा उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो कैपेबल आदमी होगा तो देश में, दुनिया में, अब तो हरियाणा कोई बाहर आदमी जाएगा तो वो कहेगा कि मैं यहाँ काम नहीं करने देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे देश का अधिकार है, जो जहाँ काम करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा काम। पंच महाग्राम योजना जी ठीक है, बनने चाहिए नए 5 ग्राम। हाँ, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये बनना चाहिए। बहुत सालों से कोशिश में तो मिनिस्टर इंडस्ट्री का अब बना हूँ। पहले पिछले राज में जब 2014 से 19 में मनोहर लाल जी ने इसके एमपी की शुरुआत की थी, कैप्टन अभिमन्यु इसके मिनिस्टर थे इंडस्ट्री के, तो HSIDC ने इसके एमपी रोड को बनाया था। तब मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि हम इस पे 5 महाग्राम बनाएंगे, जो 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेंगे। वो घोषणा रहेगी, हो नहीं पाए। ये जब बनेंगे, जब मास्टर प्लान उसका तैयार कर देंगे हम कि भाई हम ये रोड दे रहे हैं, ये नक्शा है, यहाँ ये फैक्ट्री होगी, उसके बाद अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली का एक, मैं कहूँ इसके एमपी को कि लाल डोरा है दिल्ली का, तो इसके ऊपर नगर बस जाए तो कोई बुराई नहीं है। आपके ही बेहद करीबी, बेहद खास राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले ही हमारी जमीनों को निचोड़ लिया गया है, ये तो कम से कम नहीं होने देखो, कोई भी सरकार अब एक बार नहीं करती। यदि लोग अपनी मर्जी से जमीन देंगे तो कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं नहीं होने दूंगा। हो सकता है, हो सकता है नहीं। तो आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं, अब जैसे हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप काटते हैं तो ई भूमि पे लोगों से जमीन मांगते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना रेट भर के देखो, फिर उन जमींदारों से बैठ के हम बात करते हैं। अभी हमने नारायणगढ़ की फाइनल की है, 1 हफ्ता पहले नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी बैठा, विपुल गोयल जी बैठे, सारे अधिकारी बैठे,
और 80-70 किसान आए थे जिनकी जमीनें थी। हम्म, 1,55,00,000 रुपए एकड़ में उनने हाँ करी, हम्म, MOU साइन कर गए। हम्म, तो जब जमींदार जब अपनी जमीन लेकर राजी तो कोई नहीं रोक सकता उसको। हम्म, और अब तो उसके बाद हमने एक फैसला और कर लिया हम्म, कि यदि कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जमीन देता है, अभी किया अभी उस 5-4 दिन पहले ही, अच्छा, कि लैंड पूलिंग में हम आधी जमीन जो डेवलप होगी, जैसे 1 एकड़ में 4,000 मीटर होती है, तो तकरीबन डेवलप्ड एरिया मिलता है 2400 मीटर हमें, तो हम उसका 1200 मीटर जमींदारों को देंगे। और जब वो उससे ले लेंगे तो 1,00,000 रुपए पर साल, हर साल का, 2 साल तक 1,00,000 रुपए, 2 साल तक 1,25,00,000 रुपए। और उसके बाद यदि हम उसका डेवलप नहीं कर पाए तो जमीन उसके बाप दादा की, और वरना हम डेवलप कर ही लेंगे। तो और आधी जमीन, पहले कभी नहीं था ऐसा, आधी जमींदार की डेवलप हुई तो कल को जमींदार ये नहीं कह पाएंगे आपने हमारी डेढ़, जैसे हम नारायणगढ़ में खरीद रहे 1.5 करोड़, हम बाड़ा में खरीद रहे 1,55 की, 1,55 की वहां खरीद रहे, कल को हम बेचते हैं वहां और वो गज का हिसाब लगाते हैं कि 8 करोड़ रुपए एकड़ की बेच रहे हो, तो उसकी भी तो उतनी बिक्री है, उसको जमीन बराबर की दे रहे हम। तो इस लैंड पुलिंग में बहुत लोग आएंगे, मेरे को उम्मीद है। और मैं इसकी शुरुआत रेवाड़ी से ही करूंगा। और रेवाड़ी में हम पालावा साइड में एक नई IMT बना रहे हैं। लोग यदि ई भूमि पोर्टल पर आएंगे तो ई भूमि उनकी मर्जी के हिसाब से, और लैंड पुलिंग माना चाहे तो लैंड पुलिंग में, दोनों ऑप्शन उनको दी जाएगी। लेकिन फिर से अगर राव इंद्रजीत वर्सेस राव नरबीर देखने को मिलेगा इसको लेके, मुझे नहीं लगता इस मामले में ऐसी कोई बात आएगी। ये लोगों के हक की चीज है, नहीं आएंगे वो ना, नहीं आएंगे। ये ऐसी राजनीति खराब नहीं करेंगे, नहीं। क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि भाई जमीनें तो पहले ही निचोड़ ली गई। गुरुग्राम में आपको लग रहा है कि लोग निचोड़ ली गई है जमीनें? वो उनकी ये गलती है कि जमीन लोग एक्वायर नहीं कर रहे। लोगों की मर्जी से मेरी जमीन अपनी में कुछ भी करूं, उसमें कोई रोकने वाला क्या है? सरकार तो कह रही है कि तुम इंडस्ट्री देना चाहो तो दो, ना देना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो मतलब उसमें आप कह रहे कि कौन रोकने वाला है? इसमें राव इंद्रजीत सिंह डिसाइड नहीं करेंगे, जिसकी जमीन है वो अरे मेरी जमीन मैं डिसाइड करूंगा मैंने देनी कि नहीं देनी, मैंने इंडस्ट्री बनानी है, मैंने क्या बनाना, मेरी मर्जी है। उसमें गांव के लोग राजी होंगे, सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी किस साथ, लोगों को देगी कि हम इंडस्ट्री बनाना चाहता, आप आओ ना इंडस्ट्री बनाना चाहते नहीं बनाएंगे। तो इसमें कोई बीच में कोई रोकेगा ना, मैं रोक सकता हूँ, कोई और रोक सकता है। तो मतलब वो बोल रहे हैं तो बस मैं भी राजनीति मेरे को नहीं लगता नहीं क्या किस वजह ना, मैंने सुना और मुझे पता नहीं इस विषय कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है। जंगल सफारी एक आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट आज भी है, आज है। हाँ। लेकिन कोर्ट से तो नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, रुकावट है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो मतलब कोर्ट को मैनिपुलेट करेंगे या कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन कोर्ट की भी तो चिंता है पर्यावरण को लेके है ना, पर्यावरण नहीं खराब होगा, ये हमको विश्वास दिलाएंगे। बिल्कुल सफारी बनेगी, जरूर बनेगी। तो अरावली को अगर आप लोग काट देंगे? नहीं काटेंगे, गलत, यही तो गलत है। कोई एक भी पेड़ नहीं काटेंगे हम। है क्या? क्योंकि आप समझाइए, क्योंकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन हुई। अरावली में डेफिनेशन क्या है भाई? आप कौन सा पेड़ आप काट देंगे, नहीं काटेंगे? अरावली और अरावली के आसपास और पूरे हरियाणा में सड़कों के साथ मैंने कहा कि इन काबली की कर को हटाओ, इससे कोई फायदा नहीं। इनको हर साल 10% हटाओ, जबकि 2% भी नहीं हट रही अभी। और इनके जगह हमारे वहाँ के जो ओरिजिनल पेड़ है वहाँ के वो लगाओ, नीम लगाओ, बड़ लगाओ, पीपल लगाओ, गूलर लगाओ, और पेड़ जो भी है वो लगाओ, जो हमारे हरियाणा के जिस इलाके के जो पेड़ है वो लगाओ, जो कम से कम ग्रो करें। जैसे हमारे यहाँ जाट जाति का पेड़ होता है महेंद्रगढ़ लोहारू साइड में, हमारे यहाँ रोहिड़ा का पेड़ होता है, ऐसे नेटिव पेड़ लगाओ। हिसार साइड में अलग अलग पेड़ होते हैं, वो लगाओ, ऐसे लगाएंगे। तो ऐसे ही मैंने कहा रावली में भी इस काबली की कर को हटा के दूसरे पेड़ आप लगाओ। और आप यकीन ना करोगे कि ऐसे ऐसे पेड़ हो रहे हैं कि जितने हमने लगाए उसके चाहे 10% हुए हो, बड़े पेड़ हुए। और सफारी से यदि लोग ये कहे कि इससे इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण पे फर्क पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं लगता इस पे और वो हम कोर्ट को संतुष्ट करवाएंगे, और जब कोर्ट परमिशन देगा जब भी बनाएंगे। तो मतलब आप पूरी तैयारी में? मैं पूरी तैयारी में हूँ। कोर्ट को कैसे कन्विंस करना है? कोर्ट कन्विंस हो जाएगा, मुझे यकीन है कि हम जो हम देंगे। पहले वो पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं, उसको अच्छा। हमारे एक दूसरे मैटर के साथ क्लब कर दिया। क्योंकि सबने कहा कि बहुत बड़ा झटका लग गया हरियाणा सरकार को। ना कोई झटका नहीं लगा साहब, ये अभी जंगल सफारी पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, ऐसा
ऐसा नहीं है मतलब अभी आप कह रहे हैं। गुड़गांव में 4 फ्लोर हाई कोर्ट ने बंद कर दिए, सारे हरियाणा में खोल दिए, हम्म, क्या बंद ही रहेंगे? हम्म, अरे हमारी प्ले हो ही नहीं पाया वहाँ, अब करेंगे बात तो खोलेंगे। अच्छा, तो मतलब कह रहे हैं स्टिल +4 पे भी राहत मिलेगी। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बात करें, देखो जो गुड़गांव में नया मास्टर प्लान, आप सोचिए, हम्म, जहाँ 84 मीटर का रोड है, 24 मीटर का रोड, वहाँ क्यों बंद करा? हम्म, जैसे दीनदयाल योजना आई, हम्म, दीनदयाल योजना 4 फ्लोर की करी मंजूर, तो क्यों नहीं आई? वहाँ सारी फैसिलिटी है, हम्म, दिक्कत नहीं। हम्म, आप गुड़गांव में 4 फ्लोर का अगर 9 मीटर का रास्ता है, हम्म, वहाँ 4 मंजिल के तो जो जिन बन गए वो बन गए, बढ़ेंगे। और दीनदयाल जो 300 फीट के रोड के 84 मीटर वो बंद हो जाए। हम्म, नहीं, कोर्ट को समझाया जाएगा, बात अपनी पे रखी जाएगी, तो कोर्ट मतलब आप कह रहे हैं स्टिल +4 पे भी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने तमाम सवाल भेजते हैं हमें और पूछते हैं कि भाई ये क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कभी हाँ कभी ना, लोग भी जो कंफ्यूजन में मैं है कह रहा स्टिल हूँ, +4 अरे को लेके। कोर्ट सर्वमान्य है, लेकिन हम्म, उनका आगे जब आप बात रखोगे तभी तो सुनेंगे। हम्म, अपनी सरकार बात रखेगी, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगा वो मानेंगे। तो मतलब आपने जवाब पूरा तैयार कर हाँ लिया बिल्कुल, है। जवाब का रखा है, हम करेंगे। अब हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप स्टिल हाँ, +4 हो की लड़ाई नहीं माने लड़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हाँ। अभी नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि लोगों ने जो अपने घर के बाहर रैंप्स बनवा हाँ, रखे हैं ये या हाई कोर्ट का एनक्रोचमेंट। फैसला, सरकार का फैसला नहीं, हम्म, और जायज फैसला है हम्म, कि लोगों ने कब्जे ज्यादा कर रखे हैं। हम्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो तोड़फोड़ करते, उसी पे गमले सवाल है, गमले लोग कह लगा रहे हैं कि रखे। अब आप तो कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, है ना, आप कह रहे हैं कोर्ट ने कह दिया इसलिए हम कर रहे हैं, तो पहले आप लोगों ने खुद क्यों नहीं किया? हर चीज में कोर्ट को ही क्यों इंटरवीन करना पड़ता है? आप करना लोग। चाहिए था, लेकिन कई बार राजनीतिक दबाव होता है साहब, आप मानो। हम्म, हम भी इंसान है, वोट हमने भी लेनी पड़ती है, हम्म, लेकिन राजनीतिक रूप में इतना पक्का फैसला नहीं ले सकते। नहीं ले मैं सकते। सही कहूँ, नहीं ले सकता। हमसे पहले भी सरकारें आज तो बनानी है, हम्म, उन्हें क्यों नहीं लिया? हम्म, नहीं, राजनीतिक आदमी दबता है वोट के पर। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। हाँ, तो रणवीर को भी डर लगता है कुछ एक्शन लेने से हाँ, पहले। क्यों नहीं लगता? सबको ही लगता है, जिसने जो भी कोई वोट मांगेगा, छोटी या बड़ी, उसको दिक्कत आएगी। लेकिन जब कोर्ट फैसला कर देता है तो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से वो मॉनिटरिंग करवाते हैं, आप बताइए क्या किया, तो फिर चीफ सेक्रेटरी सब नीचे अधिकारियों को आदेश देते हैं, तो फिर ये हलचल हुई। और ये सही बात भी है कि रैंप कई कई फुट तक बना ली, और लोग रेलिंग 6-6, 8-8 फुट की बाहर लगा लेते, सारी सड़क तो उसमें घेर ली उन्होंने। फिर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, आजकल गाड़ी एक एक घर में 8-8, 7-7 गाड़ियां होगी, तो फिर आप रुकोगे, गुड़गांव जाम हो गया। मतलब हर घर में तो नहीं है 8-8, 7-7, बट कम से कम 2 तो चलो मान के चलो शायद फिर भी होंगी ही। ना साहब, ये जो पोश इलाका है, इसमें 8-8, 7-7 ही गाड़ियां है, वहीं ज्यादा दिक्कत आ रही है। वहीं 9-9 मीटर के रोड है पुराने मास्टर प्लान में। हाँ, तो वहीं पैसे वाले लोग ज्यादा रह रहे हैं, वहीं दिक्कत है। तो इसीलिए तो आपके भट्ट साहब पे भी आरोप लगते हैं कि भाई गरीबों को तो तोड़फोड़ करने के लिए फटाफट आ जाते हैं, उनका कुछ रेडी लगी होगी या कहीं पे इंक्रोचमेंट होगी, फटाफट तोड़ने आ जाएंगे। अमीरों पे जब कोई एक्शन लेना होगा तो फिर इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के ऑर्डर का। नहीं, ये जो हमारे अमित मंडोलिया जी हैं, उनको प्राइवेट कॉलोनी के वे डीटीपी है, जो प्राइवेट लाइसेंस्ड कॉलोनी है, उनमें तोड़फोड़ वो कर सकते हैं। और ज्यादातर फिर हमने नोडल अधिकारी इसको भाट साहब को बना रखा, और भाट साहब ने कई जगह कम से कम भी मेरे ख्याल से 100-200 एकड़ जमीन सरकार की कब्जे वाली छुड़वाई भी है। हमने उनसे जो लगाया नोडल लिखा, तो कहा था जितनी सरकार की जमीन पे कब्जा है उस प्रॉपर्टी को आप छुड़वाओ। एक तो सरकारी जमीन, चाहे किसी महकमे को, चाहे जीएमडी को, नगर पालिका, नगर निगम की हो, चाहे वो हुडा डिपार्टमेंट की हो, एचएसबीपी की हो, चाहे एचएसआईडीसी की हो, करोड़ों रुपए किराया लेते लोग ना जाए, और माफिया पनप रहे हैं। मतलब सरकार की जमीन पे किराया वो ले रहे हैं, और वही गुंडागर्दी कर रहे। तो कम से कम 200 एकड़ जमीन उन्होंने छुड़वाई है। आहिस्ता आहिस्ता हम लिस्ट देते हैं डिपार्टमेंट तरफ, ये हमारा कब्जा, तो वो तोड़फोड़ करने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस के कुछ नेता भी होते हैं साहब, नेता जिन्होंने कब्जा कर रखा उनके चिरमिराट होती है। आरोप लगाते हैं। नहीं, मेरे एक राजेश यादव का अलावा कोई ऐसा आरोप नहीं लगाता। राजेश यादव मेरा गोती भाई है, हाँ, वो आरोप लगाता है। तो अब रास्ते के अंदर जिसकी जमीन आ जाए, कभी आप खुद देख के आना कि वो 84 मीटर का रास्ता है। अब 84 मीटर का रास्ता, हमारा सारा वाटी का चौक जाम रहता है, और उसका राजेश कहीं सबके टूटे वहाँ। नरवीर सिंह का होता तो वो भी टूटता। अब एक मैंने तोड़वा दिया, क्या मतलब? मैं तो सारे गुड़गांव के रास्ते खुलवा रहा हूँ। अरे लोग आते हैं कि हमारे रास्ते बंद हैं, तो मैंने तो डिपार्टमेंट के नहीं, रास्ते खुलवाओ। जिनका कोई स्टे नहीं, जिन्होंने मुआवजा ले लिया, फिर वो रास्ते नहीं खुलवा क्या सरकार? तो फिर राजेश यादव आप पे सिर्फ क्यों आरोप लगाते हैं? आप भाट साहब को कहते हैं कि जाके तोड़फोड़ कर दो राजेश यादव। अकेले उसके नहीं की, सबके रास्ते की मैं तो लिस्ट देता हूँ, ये रास्ते खाली करो सब भाई। और भाट साहब खुद भी करते हैं, मैं सारे के थोड़ा ना कहता हूँ। मैं तो किसी, जहाँ लोगों की मांग आती है कि साहब हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है, तो फिर मैंने अभी परसों भी मीटिंग बुलाई मैंने,
उसमें एडमिनिस्ट्रेटर, ईओ वगैरह सब आए। जहां जहां पॉइंट रुके हुए थे कि साहब ये अखबार नहीं हुई, तकरीबन 250 एकड़ जो मेरे को बताएगा, छोटे छोटे चंक है। किसी ये यहाँ से रोड निकलना एक बार न हुई, उन्होंने चंडीगढ़ भेज दिया। मैं मंगलवार को मुख्यमंत्री से कह के उनको निकलवाऊंगा कि इनको एक बार करो, कि रोड ही रुक गए बीच में। तो ऐसे जो रोड एक बार कर चुके, जिनकी पेमेंट दे चुके, उनमें मकान यदि बन रहा है कच्चा पक्का, या किसी ने अपने शेड बना के, तो खाली कराने का हमारा दम नहीं बनता क्या? तो आपने तो कोई इलीगल इंक्रोचमेंट कहीं नहीं कही हुई? कोई एक भी बता दे। मैं तो सबसे ज्यादा खिलाफ हूं इस इंक्रोचमेंट के, दिली तौर पर। कभी नहीं चाहता, ना किसी को बढ़ावा देता कभी भी, चाहे मेरा कितना ही नजदीक हो, मैं बढ़ावा नहीं देता। शुभ चिंतक आपका ही नाम बार बार लेते रहते हैं। हाँ देखिए, वो बस अब राजनीति भी होता है, देते क्या करे। तो मतलब ये राजनीति से प्रेरित है। मॉनसून सर पे है, हालांकि थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी कम से कम आहट तो हो ही चुकी है। आप लोगों की तैयारी पूरी है इस बार? गुरुग्राम नहीं, गुरुग्राम में पिछली बार की बनिस्पत बहुत कम पानी जल भरा होगा। देखो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, हर चैनल पे जहाँ भी बुलाते हैं, कि देश में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो 50 mm से 1 घंटे में बारिश हो और झेल जाए, कोई भी शहर नहीं है। अब एक गुरुग्राम में एक बार 133-31 या एक बार 115 mm बारिश 1 घंटे में पड़ेगी, तो जल भराव जरूर होगा और जल निकासी आहिस्ता आहिस्ता होगी। गुरुग्राम में यदि फिर 100 mm एकदम बारिश पड़ेगी, कुछ जगह बारिश जल भराव कर सकती है, लेकिन उसी टाइम जाके आप रिपोर्ट करने लग जाए तो मैं मानता हूँ जल भराव होगा। लेकिन 158 जगह हमने चिन्हित की पिछली बार, उसमें से बहुतों पे काम कर दिया हमने, कुछों पे काम चल रहा है। बड़ी बड़ी हम ड्रेन बना रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं। कई जगह लिंक ही नहीं थी ड्रेन, वो लिंक उनका आपस में जोड़ा है। तो मुझे लगता है आपके कम जल भरा होगा, कम होगा। लेकिन आप लोगों की तैयारी पूरी है? अंडरपास में जैसे पूरा भर जाता है पानी से। जैसे आप नरसिंहपुर जाओगे, आप नरसिंहपुर में हाईवे सब जाओ वहीं लगता है। हमने 15-15 मीटर जमीन खाली करवा ली। अब देखो सबने अपनी दीवार तोड़ के रेलिंग अंदर लगा ली है। अब मैं अभी रोड को चौड़ा कर रहा हूँ 15 मीटर और 50 फुट। पहले भी वहाँ सर्विस लाइन है, अब उसके नीचे मैं एक ड्रेन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन आज शुरू कर दूंगा 2 महीने वो होगी नहीं कंप्लीट, फिर टाइम खराब हो गया। अब उन सबको कहा था कि बैठा लो, उनने कही 15 दिन, अब लग गए 2 महीने इस बात में। हटाता अपने आप प्यार से हटा ली, कोई किसी ने कोई जेसीबी नहीं भेजी, लेकिन सब इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने हटा ली। अब मैंने कहा भाई तुम इसको रोड को देखो और उतनी नहर के लिए छोड़ दो जो इसको बाद में हम काम कर ले। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत काम चल रहा है। और गुरुग्राम से सोना जाना हो तो बंदा फिर भी 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। 17 मिनट में राजीव चौक से आप सोना पहुंचते हैं। लेकिन राजीव चौक से अगर आपको वाटिका चौक जाना होगा तो बहुत देर लगती है। 40 मिनट लग मैं इसमें हर जगह अपनी गलती मानी है। ये बादशाहपुर एलिवेटेड मैंने ही बनवाया था, तो एग्जिट देना चाहिए, लेकिन मैंने उस टाइम गलती कर दी, मैंने डीपीआर नहीं देखी। आई थी मेरे पास क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, लेकिन मैंने देखी नहीं। अब उसका मैंने अपनी गलती का सुधार किया है कि जो अब दूसरी डीपीआर बनाई हमने, एसपीआर और एक्सटेंशन रोड को सारे को एलिवेटेड बना रहा हूँ, और एसपीआर NH 48 से वाटिका चौक तक उसका टेंडर भी खुल गया, और इस पे लूप भी बना रहे ऊपर। अच्छा, हाँ, सारा वहां से जैसे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पिलर पे आया है एलिवेटेड, ऐसे ही घाटा तक जाएगा। ये कहाँ से होगा? ये NH खेड़ की दोल्ला से, अच्छा, जहाँ CPR द्वारका एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है, वहीं से ऊपर एलिवेटेड होगा। और इसके ऊपर से क्या बोलते हैं अपने वाटिका चौक से, और वाटिका चौक से घाटा तक। अच्छा, पूरा एलिवेटेड, ऐसे द्वारका एक्सप्रेसवे टाइप बढ़ जाएगा। एक का टेंडर हो गया, दूसरे का क्योंकि पहले नीचे बनाया था हमने, नीचे अंडरपास बनाए थे, लेकिन जो घाटा है और वाटिका चौक 60 फुट का अंतर है उसका। तो वहां से यदि बारिश में पानी आएगा तो 60 फुट तो बहुत तेजी से आता है, वो सारे अंडरपास में डूब जाते। तो फिर वरना टेंडर 7 होता, फिर उसकी डीपीआर दोबारा तैयार करवाइए, तो उसका 2-1 महीना बाद वो डीपीआर तैयार पूरी हो जाएगी। सारे एलिवेटेड हम बना रहे हैं, और वाटिका चौक जी साल डेढ़ लगेगा ये काम पूरा होने में? नहीं, एक का टेंडर हो गया, काम शुरू हो जाएगा। उसका इधर चल रहा है, उसका भी टेंडर हम कर देंगे, तो 2.5 साल 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यह लूप बना दिया। आप वाटिका चौक पे उतार चढ़ाव कैसे करो? 29 का जब चुनाव लड़ने हाँ, बिल्कुल हम उसमें जाएंगे, तो उस पे जाएंगे और लोगों को कहेंगे देख लो। बिल्कुल। मतलब ये श्योरिटी दे रहे हैं आप 100%।
बिल्कुल जी। तो ये राहत कम से कम हाँ मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी जी। लेकिन दिल्ली से गुड़गांव से दिल्ली जाना हो तो राहत का कोई स्कोप नहीं, इसका भी कर रहे हैं साहब। इसका क्या कर रहे हैं? इसका हम एक नया जो नेल्सन मंडेला से और इसमें अपने क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक रास्ता ला रहे हैं। अच्छा। गडकरी जी से भी इस बारे में संबंध में चर्चा हुई, NHI के चेयरमैन से भी हुई है, और 2 काम मैं और करवा रहा हूँ। एक तो हीराउंडा चौक से एलिवेटेड उमंग भारद्वाज चौक जो पहले नीचे कर रहे थे उसको एलिवेटेड मंजूर करवा रहा हूँ। अच्छा। दूसरा, एक हमारे अब आप आते हो गए सोना से तो दिल्ली की तरफ मुड़ना हो तो सबसे ज्यादा जाम लगता है। कभी भी देखो मैं रोज निकलता हूँ तो वहीं से एलिवेटेड उठा के और गुड़गांव के इधर से ऊपर से ले जाकर इस दिल्ली वाले रोड में एलिवेटेड डाल देंगे कि किसी को रेड लाइट या पुलिस वाले के सहारे रुकना ना पड़े। तीसरा, जो दिल्ली से आ रहा जिसने अलवर जाना है उसका भी एलिवेटेड झाड़सा मोड़ के आसपास से करके देवीलाल के स्टेडियम के कोने से निकाल के आगे निकाल देंगे। तो बहुत इस राजीव चौक पे भी बहुत वो कर रहा हूँ। और 2-3 एलिवेटेड और बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं बख्तावर चौक पे बना रहे हैं हम फ्लाई ओवर, ऐसे ही हम सती चौक है हमारे उधर 80-83 की तरफ, ऐसे उससे एक अगला चौक है, एक हुड्डा सिटी सेंटर पे अंडरपास बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत काम चल रहे हैं, आप दिखेंगे नजदीक। धीरे धीरे ना बिल्कुल 29 तक कम से कम देखने के लिए इंतजार 29 तक तैयार कर देंगे बिल्कुल। इन चीजों जो मैंने बताया आपको तैयार कर देंगे। बिल्कुल। कांग्रेस बार बार आप लोगों को जीरो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कहती है। आपने महिलाओं को लेके बहुत कांग्रेस की वोट देखी आपने कितने कितने सहारे हैं, तो ये परफॉर्मेंस तो जनता ही बताती है। मैं 60,000 से जीता हूँ, मुकेश भाई 68,000 से जीतता है, और कितने जीतते हैं। तो ये परफॉर्मेंस ही तो है सरकार की। और क्या पैमाना, कोई थर्मामीटर तो है नहीं इसका नापने का। अरे 3 बार लगातार भाजपा की सरकार है, 4थी बार आने को तैयार है। तो फिर बताओ और पैमाना क्या है। तो अपोजिशन वाले जिंदा रहने के लिए, लोगों में घूमने के लिए और क्या कहेंगे। 4थी बार भी आप कह रहे हैं सरकार आने को तैयार है। 100% आएगी। तो कांग्रेस वाले बेचारे 2 बार से सरकार बनाने की कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, जब और भी तो बैठ रहे हैं बाहर, ये बैठ रहे हैं क्या है। वो कह रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे आप देश की महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नारी पढ़ी हुई वो है, कोई किसी को बरगलाव नहीं आता, हकीकत सबको पता लगती है। वो कह रहे 23 में पास कर दिया तो अभी संशोधन जो हम क्यों ये आप संशोधन मैं कहता हूँ वो कहते रहेंगे, वो कहते रहेंगे, परिणाम हमारे आते रहेंगे। ठीक, आपको टेंशन नहीं है इस मामले में भी, कोई टेंशन नहीं है। 1% कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन का ये सेट होगा जिसमें मैं आपको बस एक नाम लूंगी और आपको कोई भी जहन में जो एक वर्ड आए आप। नायब सिंह सैनी साहब अच्छा आदमी है। मनोहर लाल खट्टर जी अच्छे आदमी। बादशाहपुर बहुत अच्छा है। हरियाणा बहुत अच्छा प्रांत है। अभय चौटाला राजनीतिक आदमी है। अजय चौटाला ना, इतना राजनीतिक आदमी नहीं है। PWD विभाग हरियाणा में अच्छे काम किए। हरियाणा में अच्छे काम किए हैं इसमें। अच्छे PWD मेरे समय में अच्छे काम हुए थे, अब थोड़े बहुत ढीले चल रहे, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो जाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं है। उम्मीद है कभी होंगे, भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता। और राव नरबीर के लिए हरियाणा मेरी मातृभूमि है, इससे अच्छा प्रदेश कौन क्या हो सकता है। आपको जो अभी तक लोग सर माथे पे बिठाते आए हैं, हमेशा प्यार देते आए हैं, अपना आशीर्वाद देते आए हैं, उन तमाम लोगों को क्या एक वादा करना चाहेंगे आप? मैं कभी भी चुनाव में वादा नहीं करता। मैं ये कहता हूँ जो शक्ति मिलेगी वो आपके हित के ऊपर खर्च करूंगा, और लोगों को ये विश्वास होता है नरवीर सिंह व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाएगा। जो बात होगी काम करने की उतने की हाँ भरेगा, उतने में भरता हूँ, उतने में यहाँ भरते हैं। मानेसर क्या जी? मानेसर को जहन में सोचेंगे तो क्या दिमाग में आएगा कुछ? मानेसर आने वाले समय में यदि डिलिमिटेशन हुआ तो नई विधानसभा बनेगी। सब डिवीजन अब है ही, नगर निगम अब वहाँ है, और डेवलपमेंट खूब चल रहा है, और इंडस्ट्रियल हमारी IMT है। मानेसर नगर निगम की मेयर से आपका मतभेद? नहीं, मेरा नहीं मतभेद। मेरा मतभेद तो होता, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। हमने पार्टी को ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद करी, वो इंडिपेंडेंट जीती। तो जब पार्टी ने जिसको टिकट दिया हमने उसका, हमारा धर्म बढ़ता तो उसकी मदद करी। तो जब जिसकी खिलाफत करेंगे वो खिलाफ तो हो गई। लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं, आ गए तो कोई बात, तो स्वागत है। हाँ, सब जो पार्टी ने फैसला कर दिया सबका स्वागत। आपसे मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। टाइम नहीं मांगा उन्होंने आपसे? ना, जिक्र भी नहीं, जिक्र नहीं किया है। तो खुश हैं उनकी ज्वाइनिंग से? ना, नहीं। तो पार्टी को बताया? पूछेंगे तो बताएंगे। अभी पूछा नहीं। तो अब निकाय चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी का भविष्य? बीजेपी का भविष्य अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बीजेपी का तो अब तो सरकारें हैं। जब सरकार नहीं थी, जब भी नगर निगम में बीजेपी का होल्ड होता था। जब नगर निगम नहीं थी, पालिकाएं थी,
बीजेपी सब जगह बीजेपी जीते। तो मेयर आपके हाँ बिल्कुल, जीतने नहीं बीजेपी का, वाले हैं। भाजपा का ही मेयर बनेंगे। तो कोई कांग्रेस देख लेना चुनाव का नतीजा कांग्रेस आएगा। को कोई एक नसीहत देना चाहेंगे आप? ना कांग्रेस समझदार है अपना आप, ठीक है। लग रहा है समझदारी, क्योंकि इतने सारे गुट बस और जैसी वो समझदारी करे ऐसे ही करते रहो, हमारा काम चल जाएगा। हाँ सही बता रहा हूँ, बस ऐसे ही चलते रहो, बहुत बढ़िया है। तो मतलब वो बटे रहे, कटे रहे, आपस में लड़ते अपना भी रहे। लड़ते रहेंगे, हमारे समझाने से देखो कोई नहीं समझता। गिर गिर के ठोकर खा खा के आदमी सुधरता है। तो कांग्रेस का मुझे अभी लगता नहीं कि ठीक है, परमात्मा ही कुछ कर दे तो रोक नहीं सकते, कांग्रेस जनता तो नहीं ला रही इनको। गिर भी रही है, ठोकर भी खा रही है, बस समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रही आपस में। हाँ तो बस मैं कह रहा हूँ, ये परमात्मा ही कोई हमसे नाराज हो जाता अलग बात है, वरना कांग्रेस को हालात नहीं। कोई हालात नहीं है। तो कांग्रेस की गुटबाजी आपको लगता है कभी खत्म होगी? देखो कोई अच्छा ऊपर डिक्टेटर टाइप इनका पार्टी में आ जाए, लेकिन उसकी ताकतवर राजनीति में जिसके नाम पे वोट है वो होता है जी। अब कांग्रेस में वो ऐसा आदमी रहा नहीं, इसलिए क्षेत्रीय लोग पनप गए। जब तक आप पुराने जमाने में देखो, राजा वो मजबूत था जो दिल्ली में तगड़ा था, आहिस्ता दिल्ली की पकड़ कमजोर होती गई, क्षेत्रीय पनपते गए। तो अब ये जो हरियाणा में ये यूं पनप रहे हैं कि दिल्ली की पकड़ कमजोर है। तो कांग्रेस में हरियाणा के जो सबसे मजबूत नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगते हैं आपको? जी हाँ हैं आज हैं। हाँ हैं। लेकिन आप एक कहावत सुनो कि इस चुनाव से पहले जब भी कोई जिक्र आता था कांग्रेस का, बोले हरियाणा में कांग्रेस कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, ये कहा करते कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं तो कांग्रेस खत्म है। आज वही लोग रहते हैं कि कांग्रेस, जब भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, वही लोग कहते हैं हमसे। तो कितना बदलाव हो गया। तो आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस इसीलिए ही अनस्टेबल है? मैं ये मानता हूँ कि ये ठीक करें लोग, जो देखो लोग ही परमात्मा है, प्रजातंत्र में लोग ही फैसला करते। जो लोग ये कहा करते कि कांग्रेस है तो हुड्डा है तो कांग्रेस है, वरना कुछ नहीं, वही लोग आज हमसे आके कहते हैं कि जब तक हुड्डा रहेगा कांग्रेस नहीं आएगी। हरियाणा का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री? देखो समय अनुसार सारे सबने अच्छा काम किया। अपने समय में 68 से 75 तक चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा का निर्माता कहलाए। वो हम तो छोटे थे, लेकिन उस टाइम की अचीवमेंट देखो आप, गांव में बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हरियाणा की। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने पेंशन लागू करी, वो आम आदमी के नेता रहे, आम जमींदार, हर वर्ग के लोगों को। उस पर कभी जात बिरादरी का आरोप नहीं लगा। बाकी सब पे जात बिरादरी का आरोप लगे, लेकिन काम सबने किया अपने समय में। कोई ज्यादा कर जाता, कोई कम कर जाता, नहीं है। तो मतलब बीजेपी का भी आपको कुछ बेहतर लग रहा है मुख्यमंत्री में, जो उन्होंने अच्छा काम किया? नायब सैनी अच्छे मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ। मनोहर लाल जी ने नई पॉलिसी ला के हरियाणा को अच्छा रास्ता दिखाया। एक जो योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, और एक ट्रांसफर पॉलिसी, ये मनोहर लाल जी की कमाल की अचीवमेंट थी। हम भी नाराज थे, उन्होंने कहा योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, तो हम भी कहते थे बड़ी मुश्किल से कई सालों में एमएलए मंत्री बने, अब हमारे ही नहीं लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपके पास भी लोग पर्ची लेके आते थे खूब, पहले हमेशा चलता। ये मनोहर लाल जी ने शुरुआत की कि भाई नहीं, योग्यता के आधार पर नौकरी लगाएंगे। वही अचीवमेंट बन गई बीजेपी की, और उसी वजह से तीसरी बार सरकार आ गई। तो जो चीज पार्टी ने करी वो अच्छी करी। तो मैं मानता हूँ मनोहर लाल जी की ये एक तो ट्रांसफर पॉलिसी कि 3 साल के बाद हिलाया जाएगा, और एक योग्यता के आधार पर नौकरी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं आज के दिन। हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बीजेपी को आंख दिखा सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। वीडियो जारी करके बकायदा 3-4 मिनट भड़ास निकाली अपनी। भड़ास कोई निकाल दो, आंख नहीं दिखा सकता। भड़ास तो आदमी कोई भी निकाल देगा, आंख नहीं दिखा। आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने ऑनलाइन पॉलिसी लाके चीजों को ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आप ही की सरकार में होता है। फिर हमें लोग तीसरी बार क्यों बनाया? जो ये लोग आरोप लगाते हैं वो भ्रष्टाचार के कारण ही गए हैं। लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। ये आपके सामने है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा पैमाना वोट का है, इससे ज्यादा बड़ा पैमाना कुछ नहीं होता। पैमाने में हम 3 बार खरे उतरे हैं। तो आपको लग रहा है कोई भ्रष्टाचार नहीं है? पुलिस विभाग में भी नहीं है? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अब नहीं है, और थोड़ा बहुत होगा तो मामूली नजरअंदाज हो जाता है, कभी दिखता भी नहीं। लेकिन मैंने एक बात बताता हूँ कि मैंने 2014 में अपने घर पे एक बैनर लगा रखा था कि कोई अधिकारी रिश्वत ले तो मेरे से लेकर दिया हो।
मैं अपना आप अपने मंगा लूंगा, कोई अच्छा, आदमी नहीं मेरे आया। से लेके दिया है। हाँ मेरे से लेके दिया। कई आदमी कहते हैं कि जी मेरा काम नहीं होता, होगा पैसे से होगा। तो मैंने बाकायदा बोर्ड लगा रखा था, पूछ लो मेरे हल्के में कि भाई तुमसे जितने मांगे 1 लाख 2 लाख 10 लाख मेरे से ले जाओ, अपना काम करवा लो। हाँ। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना कि मैंने इतने पैसे उसको देखा है, तुम्हारे काम हो गए ना, जाओ मैं अपना मंगा लूंगा। तो ऐसा कोई आया शायद? एक भी नहीं आया। एक मैंने नहीं आया। पूछा कि भाई क्यों नहीं आते, नोबल जी रोज काम पड़ते हैं। हम्म, देता इसलिए, वो भी चोर है जो देने वाला, वो 50,000 दे रहा है तो 5 लाख का फायदा उठा रहा है। तो इसलिए कोई नहीं आता कि साहब अगला अफसर आएगा आप इसको बदलवा दोगे, पकड़वा दोगे। अगला आएगा तो वो भी कहते कि इसके काम मत कर। हमारे लोग भी काम कराने वाले दलाल हो रहे हैं ना जी, ये भी इनका भी तो धंधा यही है, इसलिए कोई नहीं आता। तो मतलब सबको अपना काम सबको करना अपना है, काम इसीलिए करना। सब कुछ चलता रहे। सब कुछ ओके, चलता, ओके। जो अब नीचे खान चलेगा कहाँ तक रोकेंगे हम। मोहम्मद इजराइल के कार्यक्रम में आप गए, वीडियो बहुत वायरल हुई, आपने कहा कि ये जीता तो मुझे बड़ी खुशी हाँ हुई। मुझे, मेरी उससे पुरानी दोस्ती है। हम्म, पार्टी तो हमने भी कई दल बदले। हम्म, अब हमारी उम्र 65 साल होगी, वो भी हमसे थोड़ा छोटा है। मेरे वो पारिवारिक संबंध है उनसे। और ऐसे मेरा आदित्य चौटाला की मैंने कही, मेरे उससे रिश्ते हैं। मैं पहली बार चौधरी देवीलाल की टिकट पे एमएलए बना, तो पारिवारिक संबंध तो खत्म नहीं होते। तो मैंने खुलेआम कहा। और आदित्य को मैंने बीजेपी से भी चुनाव में मदद की, लड़वाया था उसको। तो जब वो चुनाव थोड़े से हार गया, अब वो कोई से दल से लड़ो, मेरा व्यक्तिगत संबंध तो खत्म नहीं हो सकते। मतलब लोग कह रहे हैं ना बीजेपी का कैंडिडेट हारा तब भी आपको खुशी हुई? ये जीत नहीं, मैंने नहीं हराया ना मैंने जिताया, वो जीत गए। जब मैंने कहा मुझे खुशी हुई कि मेरे उनसे संबंध है, वो जीत गए। अच्छा, आपने चुनाव में मदद नहीं की? ना मेरे बहुत दूर है, मेरे ना कोई मेरी मदद नहीं, ना मेरे कहने से कोई वोट दे रहा, ना अपने चुनाव से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन ये मैंने चुनाव के बाद अब कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने इनको टेलीफोन मुबारकबाद दिया, तुम बढ़ गया, अच्छा है। वो कहीं भी कह सकता हूँ, मेरा किसी वो नहीं, दुश्मनी नहीं। आपने दल बदलने का जिक्र किया कि भाई हम भी तमाम हाँ बहुत दलों दलों में को रहे, कायम भी है ना? तो सबसे बेहतर दल आपको क्या लगा, और सबसे बेहतर किस दल की नीति आपको लगी? अब तो भाजपा की ही कहूंगा, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियां रही हम जिसमें रहे हैं। या फिर जिसमें क्षेत्रीय में जब रहते थे तो? नहीं, क्षेत्रीय पार्टी में कोई मैनिफेस्टो नहीं होता था, वो एक सिंगल आदमी का मैनिफेस्टो होता था, एक आदमी के गीत गाने पड़ते थे, वो आदमी खुश तो खुश। पार्टियों में ये कि पार्टी में पार्टी बेस काम चलता है। तो फर्क क्या देखते हैं आईएनएलडी वर्सेस बीजेपी को देखें तो? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों की बात सोचती है, आईएनएलडी सिर्फ हरियाणा प्रदेश का सोचेगी, जब भी सोचेगी। कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, वो अपना अपना फायदा सोचेगी कि मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। बीजेपी या कांग्रेस भी हो तो नेशनल लेवल पे सोचे, क्यों नेशनल पार्टी है। आज यहाँ कुछ बात कर देंगे, कल को दूसरे प्रदेश में दिक्कत आती है, तो नेशनल लेवल की सोच भी होनी चाहिए, तब देश तरक्की करेगा। लेकिन आईएनएलडी की जो छवि रही जब सरकार में थे तो आज तक लोग उस दौर को भूले नहीं हैं। जब तो नहीं बने तीसरी बार, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, लगातार 4 बार हार गए, तो लोग तो याद रखते हैं। तो आप जब उसमें थे तो लग रहा था ये तमाम चीजें, परेशानियां? हाँ लगता था। मतलब क्या गुस्सा था, एरोगेंस थी, या क्या प्रॉब्लम थी? हाँ ठीक थी, आम आदमी की उतनी सुनवाई व्यापारियों वगैरह की नहीं होती थी, अकेला कुछ आदमियों की सुनवाई होना भी पड़ जाता था, में गलत है। लेकिन ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मेहनती आदमी कोई नहीं हुआ हरियाणा में। जितना अथक मेहनत वो करते थे उतना कोई नहीं कर सकता। नारायण सैनी खूब कर रहे हैं, नायब सैनी बहुत कर रहे हैं, लेकिन चौटाला, मतलब मैं ये कहूँ कि भाई शारीरिक रूप से ठीक नहीं, और फिर भी इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है साहब। तो ऐसा होता था कि चौटाला फोन करते थे तो अफसर खड़े होकर बिल्कुल सुनते थे? हाँ, मैं ये कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा में कोई हुआ है तो वो चौटाला साहब हुए, ओम प्रकाश चौटाला। उनकी कोई बात को नाट नहीं सकता था, अधिकारी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा क्यों था, मतलब डर था उनसे? हाँ डर था उनका, और अधिकारी को डर होना चाहिए राजा का, काम ही जब देते हैं। जितना बंसीलाल जी का भी डर नहीं देखा, हम छोटे थे जब हम देखा, हमने 96 में उनके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर, कोई डर नहीं था इतना, नहीं था ना, इतना डर नहीं था जैसे उनका 68 से 75 बताते हैं, 77 तक बताते हैं, वो डर नहीं था। लेकिन चौटाला साहब का डर था सबको। चौटाला साहब के डंडे का डर तो नहीं था? डंडे का भी डर था, हाँ, और जेल का भी डर था, और कि बंद कर देगा, सब चीज का डर था उसका। काम अधिकारी की हिम्मत नहीं और कहने के बाद ना करे। तो आज के अधिकारियों को कैसे देख रहे हैं? अभी नायब सैनी जी अपना कंट्रोल बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, एकदम आता भी नहीं है, आ जाएगा। आ जाएगा तो अधिकारी भी एकदम फिर, हाँ बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं होती है, नहीं, ये गलत बात है। नहीं ना, ऐसा नहीं है, मैं मंत्री हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनवाई होती है। जायज काम आप कोई मंत्री कहे
तो सीएम साहब मना नहीं करते। अब ना जाए कहोगे तो सोचता तो ये आदमी। और सब भरोसा बनाने में सदियों लग जाती है, टूटने में सेकंड लगती है। हाँ, तो भरोसा बनाना जरूरी है। तो आप जेजेपी आईएनएलडी को चाहते हैं कभी एक साथ हों? हाँ, घर एक साथ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन होंगे कभी नहीं। होंगे नहीं ना, मतलब पार्टी भी नहीं होगी और घर ना तो मतलब घर ही एक नहीं, पार्टी क्या है, घर ही तो है। कोई पार्टी अलग है, कोई घर अलग है। पार्टी तो एक नाम, तो एक घर के दो कर दिए। हाँ, तो जिस दिन एक हो जाएंगे पार्टी भी एक हो जाएगी। तो कुछ लग रहा है कि ना, कुछ 1% टक्कर दे भी पाएंगे आपको? नहीं तब है, भी कुछ टक्कर दे पाएंगे आप ना, लोग? सब नजदीक भी नहीं आएंगे। नहीं ना, तो दुष्यंत का सीआईए विवाद आपको क्या लग कोई रहा है? विवाद नहीं, पागलपंती है उसकी, कोई ऐसे नहीं है। वाकई में सीआईए इंस्पेक्टर ने अरे पिस्तौल नहीं, दिखाई, कोई धमकाया, अपना डराया? आप भी तो कुछ सोचो, किस लेवल का आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो दुष्यंत की जान को खतरा हो सकता है ना, ऐसे मतलब हरियाणा ही में? नहीं। अरे साहब, इनसे खतरा, उनको खतरा क्या है, ऐसी बात कर रहे हो। कोई किसी तरह का खतरा कोई नहीं। खतरा नहीं। तो ये विवाद ऐसे ही बन गया बस? ऐसे बन के जान के राजनीति के थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, वो लोगों ने साथ नहीं दिया, कोई ना कोई ताकत। आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि आप मानते हैं कि जब आपके साथ मिलके दोनों ने सरकार चलाई, बीजेपी और जेजेपी ने, तो आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ग्राउंड पे लोगों को नाराजगी भी थी। भले ही पूरा नुकसान आपने जेजेपी की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेकिन विभागों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार का जिक्र आया या हर चीज का कहा गया कि भाई पैसा सेट कर दिया करा गया, किसने? आज वही तो सजा पा रहे हैं। दुष्यंत ने किया। जिसने किया वो सजा पा रहे हैं आज। करने किसने दिया? किसी ने भी करने दिया, मजबूरियां होती रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, दो दलों की सरकार में समझौते होने जरूरी होते हैं, वरना सरकार नहीं चलेगी। लेकिन जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भुगतेगा। अच्छा, तो मतलब सारे के सारे कर्म जिसने किया वो भुगता। बीजेपी ने करे, बीजेपी भुगतेगी, लेकिन बीजेपी नहीं करे इसलिए नहीं भुगत रही। अरे लोग का पैमाना ही तो है। और प्रजातंत्र में क्या है, लोगों ने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बना दी बहुमत से। तो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी से लोग खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल सरकार के कामकाज से जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम देखते हैं घर के बाहर भी आपके इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है लोगों की। क्या कह रहे हैं ओवरऑल हरियाणा का सेंटिमेंट ठीक है? अभी तो 5 साल के बाद जब वोट पड़ेगा, आज से 4.25 साढ़े 4 साल बाद जब पता लगेगा क्या है। मेरा मानना है कि भाजपा से अच्छी पार्टी कोई नहीं होगी। लोग वोट देंगे, 3 बार लोगों ने दे दी, आगे भी देंगे। नहीं देंगे तो हम मानेंगे हमारा कसूर है, और पैमाना क्या करें। लेकिन सैनी साहब आपको लग रहा है लंबी पारी खेलने वाले हैं? हाँ, लंबी पारी खेलेगा। तो जितने भी नेता देखो, कोई भी आओ, मैं ये नहीं कि मैं भाजपा में मंत्री हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी है। तो कोई भी नेता सीएम बनने का सपना देख ले, चाहे आपके बहुत खास नेताजी राविंद्रजीत सिंह भी देखते हैं, या देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। सपने सपने हैं, हाँ, देखना चाहिए। कोई जरूरत है सब सपने हकीकत में बदल जाए। हाँ, देखना चाहिए। लेकिन हमने भी देखा था सीएम बनने का सपना, बनने का देखा आपका था? हाँ। अभी है ना, बिल्कुल नहीं, खत्म कर लिया, 25 साल पहले खत्म कर लिया। अच्छा, शुरुआत में जब एकदम युवा थे ना, जब बंसीलाल जी की सरकार में। अच्छा, तब आपको क्या लगा था? एक बार की चीफ मिनिस्टर बन के देखा। तो चीफ मिनिस्टर से फिर ठनी नहीं? हाँ, तो हम सरकार तोड़ दी हमने। हमने तोड़ी सरकार। तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो तब भी नहीं मिली ना? नहीं मिली ना, तो सपने टूट गए ना। तो हमने उस दिन सोच लिया कि नहीं। आपको लग रहा है वैसे जो सोचे या जो कहे कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, या दावेदारी बार बार अपनी पेश करे, उसका कोई भविष्य होता है किसी पार्टी में? पार्टी चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी, कोई मांगेगा तो उसको नहीं देगी, बिना मांगे देगी। नायब सैनी ने कोई मांगा था, दे दिया ना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किसको कब उठा लाए। बिन मांगे मोती मिले, जो मांगे मिले न भी, हाँ, वो वाली बात है। तो बीजेपी वैसी ही है? बीजेपी सेम वैसी है। तो इसीलिए आपने भी टेप लगा लिया कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मांगूंगा। नहीं, ईमानदारी से बताओ, इच्छा भी नहीं है। इच्छा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो मेरे बस की नहीं है। हमें चैनल पे कह रहा हूँ ये बात, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ तो है, रोब है, रुतबा है, समाज में इज्जत है, मिनिस्ट्री है, ठीक है। इतना ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। मतलब कम भी नहीं चाहिए इससे। कम भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए। 19 में टिकट काट दी, बहुत अफसोस हुआ यार, मेरे में क्या कमी थी। आज ठीक है भाई, इतना तो होना चाहिए। तो मतलब आपने क्योंकि मनोहर लाल जी के तो बेहद ही करीबी थे आप। बिल्कुल, मैं तो आज भी करीबी। जाके लड़ाई नहीं लड़ी कि खट्टर साहब आपने मेरी टिकट ही काट दी? घर कूट में कुछ भी हो सकता, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए किया है, तो कई बार हो जाता है, फिर हमने महसूस कर लिया कोई बात नहीं, नहीं चली होगी। तो मतलब वो 5 साल, लेकिन 2019 से लेके 24 तक की मैं बात कर रही हूँ, मुश्किल थे आपके लिए? बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो कैसे समय बिताए? क्योंकि बस आपको ऐसे तो बिता लिया नहीं, बस वो बहुत मुश्किल समय था। और सही बताऊं, यदि बीजेपी की सरकार ना बनती तो मुश्किल नहीं था।
मैंने कहा सरकारी बन के तू रह गई, वो गलत है। वो कहते हैं ना कि भाई भले ही फेल हो जाओ, दोस्त भी फेल हो तो दोस्त बढ़िया फेल हो लगता जाए, है। कोई बात नहीं, हाँ, ये होता है मन में। हाँ। तो मतलब क्या किया फिर आपने 5 साल ऐसे ही घूमता रहा, कोई कुछ नहीं किया। घूमते रहे? हाँ बिल्कुल ही, बस है ना, कहीं ऐसे गांव में भी नहीं जाता था। हाँ, लेकिन देखा था कहीं ज्यादा आप मैं नहीं कार्यक्रमों जाता, में मैं वगैरह तो 16 दिसंबर 2023 को पहला प्रोग्राम किया था मैंने, हम्म, और वो भी धनकोट गांव में, जो 36 बिरादरी और सभी धर्मों का गांव है, उसमें प्रोग्राम किया। उस दिन मुझे लग गया कि तू एमएलए बन गया। कितनी भीड़ थी, सारे इलाके के आदमी आए थे उसमें। मैंने मन में सोच लिया कोई कुछ किसी की जरूरत नहीं, बन जाएगा। तो बीच में कुछ ऐसा भी मन खट्टा हो जाता ना, कहते हैं पार्टी से कि भाई आपके फेवर में नहीं हुआ या टिकट काट दी, तो मन में खटास आ जाती है। तो आपके मन में खटास आई? नहीं, मन में खटास आती, क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा किया, आती खटास। हाँ बिल्कुल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो तेरे साथ हुआ। लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? और फिर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं किसी के पास अभी जाऊंगा नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मनोहर लाल जी तो एक दौर मिला ही नहीं। नहीं मिला ना, मतलब ही वो तो आपके बहुत ही बहुत करीबी, नजदीक है। हाँ, टेलीफोन उनका आया था कभी कभी, तो मैं बात कर लेता। मैं नहीं गया, मैं हारने के बाद चंडीगढ़ ही नहीं जाता। ये टिकट कट गई तो मैं चंडीगढ़, मेरे कभी चंडीगढ़ कोई नुका गया, कभी नहीं जाता। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं चंडीगढ़ में एमएलए को फ्लैट मिलते हैं, एमएलए को सोसाइटी में, मुझे जरूरत नहीं। मैं आऊंगा तो सरकार देगी, नहीं मैं आऊंगा नहीं चंडीगढ़, मेरा क्या काम। अरे चंडीगढ़ से अच्छा गुड़गांव है मेरे लिए, मैं यहाँ गुड़गांव घर तो रहूंगा। चंडीगढ़ में आज तक मकान लेने की कोशिश नहीं करी। देख जाऊंगा, सरकार देगी, नहीं वैसे नहीं रखूंगा। मतलब जाएंगे तो ठाठ से जाएंगे। ठाठ से जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरा क्या काम चंडीगढ़। मैं किसी अधिकारी के जाकर काम के कहूँ, मेरा वो बनता ही नहीं, जाता नहीं, मेरी आदत नहीं। लेकिन नेताओं को तो होता है ना, एक बार अगर कुछ रह लिए। वो नेता, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा हटके हूँ। मैं कभी चंडीगढ़ नहीं जाता। कोई अधिकारी कह दे कि मैं टेलीफोन भी नहीं करता, मेरी आदत नहीं। जिस जो बनेगा उससे लो काम। लेकिन लोग तो आते होंगे, आते हैं, मैं कहता नहीं होगा बस की तो आज गपशप मार के चलेगा। मैंने बहुत कम कहता हूँ, 100 अधिकारियों में से एक अधिकारी को टेलीफोन करता हूँ, मुश्किल करता है। लेकिन जब सरकार में होंगे तो चलाएंगे भी। हाँ, फिर काम भी क्यों नहीं करेंगे। मैं जायज काम की कहता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं अधिकारी की ना करे, न जायज मैं कहता भी। मेरे लोग नाराज होकर चले जाते मुझसे, मैं नहीं करूंगा ये काम। जो जायज बात है, मुझे पहले संतुष्टि होनी चाहिए कि ठीक है वो करता हूँ। तो बीच में हरियाणा कैबिनेट में शफल होगा, एक्सपेंशन होगा, इसको लेके भी बहुत सारी बातें चलती रहनी चाहिए, चलती भी रहती है, हो सकता है हो जाए। तो मंत्रियों का फीडबैक भी लिया क्या सीएम साहब ने? क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता, रैली जो कर रहे हैं, ये उनका अपना मामला है, ना मैं पूछता हूँ ना वो बताएंगे। उनको जो अच्छा लगेगा उसको रख लेंगे, जो अच्छा ना लगे हटा देंगे, तो मर्जी। आपके सैनी साहब से एकदम ट्यूनिंग बढ़िया है? मेरी मुख्यमंत्री से बढ़िया है। मुख्यमंत्री से बढ़िया है? मतलब हाँ, मेरी सैनी मुख्यमंत्री तो उससे बढ़िया है, ठीक है। मेरे काम पसंद करते, मैं पूछता भी रहता हूँ बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मना कहते ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन मोदी जी ने जब नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कह दिया कि सम्मान करें ना उसका। अब यूं तो नायब सैनी जी हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मिलते हैं तो हम नमस्ते करते, कोई बात नहीं। ओहदा बड़ा है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रहेगा, कोई बात। तो बॉस को बॉस कहने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो गुरुग्राम की तमाम तकलीफें जल्दी ही दूर होंगी। आप मेरे से उम्र में बड़ा तेजपाल जी है, लेकिन है तो एमएलए। मैं उनके ही पांव छू लेता हूँ जहाँ मिलता हूँ, समान है, बड़ा भी है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुग्राम की हम बात कर रहे थे, वापस उस पर आते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें भी कही और कहा कि जितनी भी परेशानियां गुरुग्राम झेल रहा है, आपने निजात दिलाने के लिए ठानी हुई है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरे टेन्योर में कम से कम वो तमाम वादे, वो तमाम बातें पूरी होंगी। जो मैंने कही वो पूरी हो जाएंगी, जो अभी आपने सब जो मैंने कहा हो जाएंगी। हॉस्पिटल भी आ जाएगा फाइनली, उम्मीद करिए। ये जो आपने जवाब दिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये महकमा ऐसा है कि मैं ज्यादा दवा नहीं दे सकता। सही बात है। हाँ। तो वैसे आपकी आरती राव से बात होती है? नहीं, मेरी उनसे भी बात नहीं होती? मतलब लगता नहीं है कि भाई इलाके के लिए कम से कम कर लूं? क्या करे बताओ? नहीं करते हैं फिर भी। तो पार्टी ने भी कभी कोशिश नहीं की बिठा के साथ में कि आ जाओ एक बार गपशप करते हैं? पता नहीं करी। करनी चाहिए पार्टी को? नहीं करनी चाहिए। मतलब आप कोई रास्ता देंगे नहीं? अगर बड़ौली साहब, नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी, आप ना, मनोहर लाल जी कोशिश करके थक गए। अच्छा, मनोहर लाल जी ने खूब कोशिशें की? 2-3 बार कहा था, मगर ना आप ही कर लो। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? मतलब अहम की लड़ाई है आप दोनों की, राव इंद्रजीत और राव नरबीर की? वे अभिमान नहीं छोड़ देंगे, मैं स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी ये लड़ाई।
बहुत बड़ी बात कह दी हाँ, बस आपने। ऐसा ही मेरी सोच है ये। तो मतलब ज्यादा अभिमान है उनमें? लगता है किस चीज का? अहिरवाल? नहीं, बड़े आदमी इसलिए होता ही। मतलब अहिरवाल पे लग रहा है कि एक छत्र राज किसका हो, हाँ, वो तो इसकी उनका है ही, वजह कोई बात नहीं। उनका है। उनका है। मतलब आप मानते हैं कि राव इंद्रजीत हाँ सिंह है। आपसे बड़े नेता हाँ हैं, बिल्कुल। तो कोई फिर शक किस नहीं। बात की लड़ाई है? बस वैसे ही मैं कह रहा हूँ, वो अहम की लड़ाई हुई कि भाई, मतलब अंदर तो दिल में खटास ही है। नहीं वो तो खटास हो जाते हैं, लेकिन दिल में अच्छी उनके चाहे कहीं भी मिलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप में शिष्टाचार भी नहीं है, ना मेरे शिष्टाचार तो नहीं। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ नहीं, अब नहीं, पहले थी। अब नहीं, एक बार नमस्ते करी मैंने तो नमस्ते नहीं ली हम्म फंक्शन में। हम्म तो फिर मैंने कहा ये नहीं ले, तू दे क्यों? हम्म तो फिर देनी छोड़ दी हमने। नहीं पहले मेरा तो उनका मुकाबला 87 हुआ था पहली बार। हम्म। उसके बाद जहाँ भी मिलते थे, कभी साल 2 साल में शादी ब्याह में, तो हमेशा मैं नमस्ते नमस्ते। बड़े, मैं आज भी कहता हूँ मंच पे, मतलब हमसे ये हसीन कम से बड़े कम हैं। राजनीतिक रिश्ते तो होने ही चाहिए। दुआ सलाम। राव धर्मपाल जी थे, हम्म मेरे साथ मुकाबला हुआ। हम्म एमएलए भी रहे वो, यहाँ से मिनिस्टर भी रहे। दिन में हम 2 बार मिल जाते थे, हम्म तो हमारा एक ही हल्का होता ठीक था। है। तो मैं हमेशा पाँव छूता था, चाचा नमस्ते, कोई बात ही नहीं। हम्म मेरा फर्ज बनता है कि मेरे से बड़े उम्र में, राविंदर जी मेरे से बड़े, मैं नमस्ते करता हूँ। कई साल 2 साल मिल गए, कभी वो नहीं हुआ कि मैं अब एक दिन नमस्ते नहीं लेते, फिर मैंने करना छोड़ दिया। चलो भाई, तो आपके दिल पे लग गई ये बात। दिल पे लगी, क्यों नहीं। पर इलाके के लोग तो फिर परेशान होते ही होते हैं। होंगे लोग तो जो मैं नमस्ते करता जब भी हो जाएंगे परेशान, उसमें तो वो तो अलग रहना अलग अलग है। लोग एक कभी नहीं रहेंगे, दो रहेंगे तो दो रह जाएंगे, क्या है। तो मतलब भगवान ने भी जब इस धरती पर जन्म लिया, लोग तो उसके भी खिलाफ थे। फिर जो आपने बादशाहपुर में अस्पताल बनाने की बात की या गुरुग्राम में 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाने की बात की, तो वो सपना भी साकार मतलब नहीं हो पाएगा, कह नहीं सकता, क्योंकि कोशिश हेल्थ केयर करूंगा। तो हाँ बड़ा मुश्किल है। कोशिश लेकिन मैं ही करूंगा। अभी बीमार हो गई, एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो 50,000 का बिल निकल पाया। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते हैं, प्राइवेट में आम आदमी जाके कैसे इलाज कराएगा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो। ठीक बात है। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम सीएम साहब को ही कन्विंस करें कि वो मीडिएटर बने और आरती राव जी से कहें कि भाई जल्दी से हॉस्पिटल बना दीजिए। जरूर कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपने टू द पॉइंट नहीं दिए, पर कोशिश की है कि टू द पॉइंट इस पूरी बातचीत को रखा जाए। कुछ रहेगा जिसके बाद पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद पूछ लूंगी, हाँ। शायद टू द पॉइंट ज़्यादा मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो राव नरबीर जी को आपने सुना, तमाम सवालों के जवाब टू द पॉइंट तरीके से देने की कोशिश की है और बता दिया है कि गुरुग्राम में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कोशिशें हैं कि जल्दी ही तमाम परेशानियों को खत्म किया जाए। लेकिन जो एक हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेके प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स को लेके प्रॉब्लम है, उसका समाधान क्या वाकई में हो पाएगा? हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा, कब तक हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, इसको लेके हालांकि क्लियर नहीं है। क्योंकि टसल आप जानते ही हैं, राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राव नरबीर की जो है वो लंबी चलने की अब इस इंटरव्यू के बाद उम्मीद जताई जाएगी, क्योंकि साफ तौर पे कह दिया है कि कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। बहुत बारी पहले भी कोशिशें हुई, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने भी की हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई और नतीजा ये रहा कि ये प्रॉब्लम अभी तक बीजेपी के लिए बनी ही हुई है। बहरहाल, टू द पॉइंट के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।